एनडीए वर्सेस इंडिया, इंडिया गठबंधन। एमआईएम फिर कहाँ गया? एमआईएम का कोई मुकाबला ही नहीं है। जो 20 में जो लहर था, हम लोगों ने जो लहर पैदा किया था, क्योंकि हम लोग मेहनत किए थे, 6-7 कैंडिडेट थे उस समय में, डोर टू डोर कैंपेन करके लोगों के दिल दिमाग में एक तरह से घुसा दिया गया था, और हर तरह का एक अलग माहौल था कि हर तीसरे दिन हम लोग एक सड़क देने का काम किए क्षेत्र में। ओवैसी साहब के आने से क्या कितना माहौल बनेगा एमआईएम का? एमआईएम से उनकी आरजेडी में गए तो कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि 6 करोड़ में बिके हैं। आप एमआईएम छोड़े तो आपको कुछ अफसोस है? आपको ना, कोई अफसोस नहीं है। तो लोग कह रहे हैं कि हमको अफसोस पछता रहे हैं। हम लोगों को अफसोस इसलिए नहीं है कि हम लोग एमआईएम छोड़ने की वजह से दिसंद्रा पुल बना पाए, रोधाबाड़ी पुल बना पाए, बाजूगंज ट्रागा चौड़ीकरण के साथ बनने जा रहा है। तो 2005 से मुख्यमंत्री थे, कहाँ बहाली कर पा रहे थे? उनके अंदर इच्छा शक्ति की कमी थी। बहादुरगंज विधानसभा में 2200 करोड़ का काम हुआ आज मेरे क्षेत्र में। अच्छा, एक बड़ा बड़ा पुलिया। हम तो ये कह रहे हैं कि उनके 15 साल के कार्यकाल में 15 साल के कार्यकाल में 200 करोड़ का काम नहीं हुआ होगा पूरे कार्यकाल में, और मेरा 1 करोड़ 234 करोड़ का है। क्योंकि एमआईएम के लोग वोकल हैं, और एक ऐसा जनरेशन ये लोग पैदा कर रहे हैं जो हम लोग नहीं समझते थे कि इस तरह का हमारे इलाके में। मान के चलिए हम लोग पार्टी बदल लिए, चलिए नाराजगी है कुछ लोगों को, और जगह का क्या माल कहें तो आप किशनगंज में भी देखिए, वही उस तरह का जो नया जनरेशन को ये लोग बना रहे हैं, इस तरह का कर रहे हैं। ठीक है भाई, आप तरीके से आइए, बात कीजिए, अपनी बात को रखिए। आप अपने बात से मुतमईन नहीं होइएगा तो भाई आपको अधिकार है, आपका वोट कोई छीन के नहीं न ले रहा है। अभी झाड़ू साहब मिले, हमको बताइए कि भले चलिए आप लोग पार्टी बदल लिए, भी आपके साथ अगर 2-4 आदमी बदतमीजी करता है तो चलिए समझ में आती है। हम लोग के यहाँ क्या है, हम लोग तो अलग बात है, हम लोग के साथ भी एमआईएम वाला लोग वही कर रहे हैं। इजारुल हसन साहब अभी बता रहे थे, उसके साथ भी वैसे ही हो रहा है जो आपके साथ हो रहा है। हाँ, वो बता रहे थे कि इस तरह का बदतमीजी, और ये मतलब क्या जनरेशन पैदा कर रहे हैं लोग, हमको ये समझ में नहीं आता है। एक प्रोग्राम मेरे घर के बगल में ओवैसी साहब का था, मेरे घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर होगा। हम थे नहीं घर में, करीब 100 लड़का झंडा उंडा लेकर के, हम जब घर पहुंचे तो मालूम हुआ कि झंडा उंडा लेकर के वहाँ हल्ला उल्ला करने वाला। सारे लोगों को मैंने फ़ोन से कांटेक्ट किया कि खबरदार ये सब नहीं करना। तो अगर पार्टी नहीं बदलते तो आज काम भी नहीं कर पाते, आज लोगों के बीच जा पा रहे हैं। हम समझते हैं कि अगर पार्टी में रहते तो आज वोट मांगने के लिए जाने, यही लोग जो क़यादत की बात करते हैं, तो आज फिर जो आज इस तरह का जो कुछ लड़के, 2-1 लड़के जो मतलब हैं उस टाइप के, तो वो भी और ज़्यादा उग्र हो जाते। आज उतना हम काम कर दिए हैं हर पंचायत में, तो आज मुखिया सबको ढूंढना पड़ रहा है कि अब कौन काम है जो विधायक जी से करवाया जाए। ये स्थिति है। हम अपने इलाके में उस ढंग से काम कर दिए करें। तो वो अपने बाप ससुर के बारे में भी बोले कि मेरा बाप भी लिया था भाई 6 करोड़ रुपया। स्वागत है आपका दोस्तों केडीवी लाइव के एक और ख़ास केडीवी पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान है, बहादुरगंज विधायक जनाब अंजार नईमी साहब। आज हम इनसे इनकी पर्सनल जीवन, इनकी प्रोफेशनल जीवन और साथ ही साथ राजनीतिक जीवन पर हम बात करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें और इस पॉडकास्ट को आप अंत तक देखें, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आपके तमाम व्यूअर्स को मेरा सलाम अर्ज है, और आपके तमाम व्यूअर्स का शुक्रिया। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपकी राजनीतिक शुरुआती जीवन के बारे में, कि आपकी जीवन कहाँ से शुरू होती है और शुरुआती शिक्षा आपने कहाँ से प्राप्त की है? देखिए, एक्चुअली हम लोग तो कल्टीवेटर मतलब किसान परिवार से ही हम लोग जुड़े हुए हैं। मेरे वालिद साहब बड़े किसान थे, जबकि वो उस ज़माने में ग्रेजुएट और LLB कर रहे थे। चूँकि बाप का इकलौता बेटा रहने के कारण LLB 1 पार्ट या 2 पार्ट करके फिर वो बैक हो गए, घर संभालना पड़ा उनको। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ाई लिखाई में रहे। 2007 में पहली बार चुनाव अपने वाइफ को लड़ाए थे वार्ड में, फिर चेयरमैन बनने का भी मौका मिला। वाइस चेयरमैन भी बनी थी। अच्छा, कब 2007 की बात है। 2007 तो वहीं से शुरुआत है। 2010 में फिर हम चुनाव भी लड़े थे राजद से। अच्छा, उसके बाद 2015 चूँकि महागठबंधन का ही ये हो गया था, जिसमें नीतीश कुमार जी भी आ गए थे उसमें, तो फिर हम लोग नहीं लड़े थे उसमें। मसूद साहब का साथ दिए थे उस समय में। हम लोग चाह रहे थे कि वो, चूँकि उनके और मेरे वालिद साहब के ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे थे। मेरे वालिद साहब तो 99 में 13 फरवरी 99 में डेथ कर गए थे। तो हम लोग का फैमिलियर रिलेशन था उन लोगों के साथ, आज भी है। तो हम लोग काफ़ी मजबूती से उनका साथ भी दिए थे। सीट नहीं निकाल पाए। उसके बाद 20 के चुनाव में लड़े हम लोग, तो अल्लाह ने कामयाबी दी। तो आपके पिताजी LLB थे? LLB 1 या 2 पार्ट किए थे वो। अच्छा, फाइनल नहीं किए थे? फाइनल नहीं किए थे, तो चूँकि घर में ज़रूरत था, और सिंगल थे मेरे वालिद साहब। अच्छा, भाई नहीं था? सिंगल थे वो। अच्छा, वो सिंगल है।
पूरा घर तो उन्हीं को संभालना होता था। हाँ, पूरा घर। मेरे परदादा, मेरे दादा भी मेरे वालिद साहब के पैदाइश के वक्त ही इंतकाल कर गए थे। तो अच्छा। मेरे परदादा ही मेरे दादा का पालन पोषण किए, उसके बाद वो ये हो गया तो फिर घर संभालना पड़ा इनको। हाँ। तो आपका घर जहाँ पर है अभी वहीं पर वही वही शुरू से वहीं पर है? शुरू से वही है। निहाल भाग सताल सताल निहाल भाग। सताल निहाल भाग जी। पहले वार्ड नंबर 11 था, अभी वार्ड नंबर 14 है। हाँ। तो सर आपकी राजनीतिक जीवन कहाँ से शुरू होती है? क्या वही 2010 से जब हाँ, 2007 कह लीजिए, क्योंकि वार्ड के चुनाव में हम लोग शामिल हुए थे 2007 में। हाँ। उसके बाद 10 में फिर राजद से चुनाव लड़े थे। हाँ। उसके बाद ये सिलसिला जारी है, लोगों की खिदमत में लगे हुए रहे हम लोग। हाँ। 2020 में अल्लाह ने मौका दिया। तो सबसे पहली पार्टी आपकी कौन सी हुई? राजद से ही चुनाव लड़े थे हम। 2010 में पहला पार्टी आपका आरजेडी हुआ। आरजेडी था। उसके बाद फिर आप एमआईएम में, फिर आप अभी नहीं, उसके बाद हम लोग राजद में ही में थे। तो फिर 2019 के चुनाव में, ये 20 के चुनाव में फिर नौशाद साहब से हमारा काफ़ी अच्छा ताल्लुकात रहा। तो वो फिर हमको जदयू ज्वाइन कराए थे। अच्छा। हम लोग इलाके में घूम रहे थे तो उस समय में लोगों का एक मशवरा हुआ कि नहीं, आप एमआईएम में आइए। तो फिर हम लोग एमआईएम ज्वाइन किए, उसी से चुनाव लड़े थे। तो जदयू में भी आप गए, कितना दिन थे वहाँ पर आप जदयू में? लगभग 1-1.5 साल थे उसमें। 1-1.5 साल। अच्छा। तो उस समय तो जदयू तो बीजेपी में थे जिस समय आप गए थे? नहीं, उस समय, हाँ, उस समय मैं बीजेपी में चले गई थी फिर। अच्छा। तो फिर जदयू से आप अलविदा कह गए आप 1-2 साल में? अच्छा। उसके बाद फिर आप एमआईएम जो ज्वाइन किए, किसी के कहने पर ज्वाइन किए थे या फिर खुद से आपको आपकी इच्छा हुई थी कि हमको? नहीं, लोगों का, चूँकि देखिए मेरे वहाँ एक्चुअली ये था कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा था। लोग एक टर्म देने के बाद, जो पूर्व विधायक हैं वो, उनको एक टर्म के बाद ही लोग नहीं चाह रहे थे कि दोबारा आए। लेकिन चूँकि बड़ा अच्छा कांग्रेस के टिकट से उनको टिकट मिल रहा था तो लोग मजबूरी में, चूँकि हमारा इलाका हमेशा से गठबंधन का साथ रहा है। मजबूरी कैसा? गठबंधन का साथ मजबूरी या फिर कोई विकल्प नहीं था? इसलिए कोई विकल्प नहीं रहने के कारण लोग मजबूरी में वोट करते थे। अच्छा। तो कोई विकल्प नहीं मिल रहा था तो लोगों ने मशवरा दिया कि भाई आप एमआईएम ज्वाइन कर लीजिए। लोग इस बार लोग पूरे मूड में हैं, उनको बदल, लेकिन विकल्प नहीं है। विकल्प के तौर पर यही नज़र आते हैं। तो फिर हम लोगों ने देखे कि ये किए हम लोग, तो लोगों का वही मिजाज था, तो हम लोग फिर एमआईएम ज्वाइन किए। बहादुरगंज की राजनीति सीधे 360 डिग्री पलट गई एक तौर पर कहा जाए तो, क्योंकि पहले जो महागठबंधन थे वो एमआईएम में आ गए, जो एमआईएम में थे वो महागठबंधन में चले गए। तो सीधे 360 डिग्री राजनीति पलट गई। तो हुआ ये कि जैसे हम लोग जीतने के बाद हुआ ये कि शुरुआती दिनों में बहुत सारे वादे ऐसे कर लिए गए थे कि जैसे अवेसी हॉस्पिटल बना देंगे, अवेसी स्कूल बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मलाना ढिमकाना, इस तरह का बहुत सारे वादे किए। लेकिन ये धरातल पे उतर नहीं रहा था। वो बोल रहे थे कि हम हर महीना आके रिव्यू करेंगे या 6 महीने पे आएंगे, बोल रहे थे, लेकिन आना नहीं हुआ। एक बार भी 2 साल तक बोले थे कि हर महीना रिव्यू करेंगे। साहब खुद अपने इसमें अच्छा थे। वो पूरे कार्यकाल में एक बार जब हम लोगों ने ये किया कि भाई उनको आना चाहिए, तो एक बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, जूम से हम लोग एक बार सिर्फ 2-1 मिनट क्या हाल चाल चल रहा है, क्या हो रहा है। तो पहली बार एक बार सिर्फ बीच में शायद जूम मीटिंग हुई थी हम लोगों की, ये चल रहा था। तो और हम लोग जब इलाके में आए तो काम भी लोगों को चाहिए था। इलाके की जो पसमानदगी थी, काम नहीं हो रहा था, बहुत सारे पुल पुलिया बनने थे, रोड बनने थे, बन नहीं रहे थे। तो लोगों का एक ये था, डिमांड था। और हम लोग आए तो इधर ट्रोल करना शुरू कर दिए कि भाई ये लोग निकम्मा है, कुछ नहीं होगा। जब उधर जाएं तो उधर विधानसभा में हो हंगामा करें तो मार्शल आउट कर दिए जा रहे थे। और हम लोगों के पार्टी का कोई स्टैंड नहीं था। एक होता है ना कि भाई है तो हम लोग चाहे तो गठबंधन के तरफ हैं, विपक्ष के तरफ है, या पक्ष के तरफ है, सरकार के तरफ है। तो ये हो नहीं रहा था। सरकार से मिलते थे हम लोग तो उनको कहते थे कि जब भी जरूरत पड़ेगी हम लोग आपके साथ हैं, हमारे नेता कह रहे थे। हम लोग भी उस बात को वहाँ रिपीट करते थे। लेकिन जो ही बाहर निकलते थे तो फिर सरकार के खिलाफ उल्टा सुल्टा बयान दे देते थे। तो जिस कारण ना हम लोग को सरकार का पक्ष में मतलब मौका मिल रहा था, ना विपक्ष का हम लोग गिने जा रहे थे। तो हम लोगों का कोई स्टैंड नहीं था। तो ऐसी स्थिति में सरकार का भी रोल हमारे प्रति सही नहीं था।
तब हम लोगों ने भी फैसला किया कि कुछ होना चाहिए, इलाके में काम भी नहीं हो रहा है, लोगों का डिमांड था, लोग उस वक्त क़यादत की बात कर रहे थे, लेकिन जब हम लोग जीत करके आए तो उस वक्त क़यादत नहीं चाहिए था, लोगों को काम चाहिए था। और कई ऐसे मसले आए। आप लोगों को जो लोग जिताए तो किस लिए जिताए? क़यादत के नाम पर जिताए या वही तो उस वक्त लोगों का एक ही ये था कि क़यादत मजबूत होनी चाहिए, लेकिन जब क़यादत की बात करें तो क़यादत नहीं, जब जीत के आया तो काम चाहिए। अब काम आपका सुन नहीं रहा है पदाधिकारी, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा है, हम लोग का कोई स्टैंड कायम नहीं था कि हम लोग विपक्ष में हैं या सरकार के पक्ष में हैं। सरकार के पास जाते हैं, मुख्यमंत्री से मिलते हैं तो उनको ये आश्वस्त करते हैं कि हम आपके तरफ हैं, जहाँ जरूरत पड़ेगी आपके लिए खड़े रहेंगे, लेकिन फिर जब वही बाहर निकलते हैं, जो ही माइक मिला बस अनाप शनाप सरकार के मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलना शुरू कीजिएगा तो वो तो आपके फेवर में बात नहीं करेगा। जो वो मूड बनाता भी है तो फिर आपको उसको साबित करना पड़ेगा ना कि आप उसके पक्ष में हैं, फिर बाहर निकल करके उनके खिलाफ करते हैं आप, तो जाहिर सी बात है कि फिर कुछ हो नहीं पा रहा था ना, हम लोग विपक्ष के साथ थे। तो कहीं मेरा एक स्टैंड नहीं कायम किए हम लोग कि हम लोग हैं किधर, तो ये हो नहीं पा रहा था। मान के चलिए कि विपक्ष वॉकआउट कर जाता है, फिर हम बैठे रह जाते थे सदन में। फिर अगर जब ऐसा मसला होता था कि हम लोग जब पूरा अगर मजबूती से अपने बात को रखते थे तो विपक्ष हम लोग के साथ नहीं होता था, तो वहाँ भी मजबूती विपक्ष का भी मजबूत होना जरूरी था। ना हम विपक्ष के तरफ थे मजबूती से, ना पक्ष के तरफ थे, तो हम लोग अधर में लटके हुए थे, कहीं कुछ हो नहीं रहा था। तो फिर हमारे लोगों ने ही, जिन लोगों ने वोट दिया उसमें जो इंटेलेक्चुअल लोग थे, जो ये थे, वो समझदार लोग थे, वो बता रहे थे कि भाई आप लोग पार्टी बदल लीजिए, इससे कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि कई ऐसे मसले देखने को मिले, जैसे आपका एक उदाहरण देते हैं कि एक रेस कोर्स में एक मैयत हो गई थी, एक मौत हो गई थी घोड़ा के लात मारने से। तो लोगों का एक उम्मीद था कि भाई हैदराबाद में है तो विधायक जी है, वहाँ से कनेक्शन है, तो जाहिर सी बात कुछ मदद मिलेगी। हम लोगों ने जिनको भी फ़ोन किया, चाहे वो हम नाम लेना मुनासिब नहीं समझते हैं, ऐसे लोगों का नाम लेकर के फ़ोन किए, बात किए, बोल भी देते हैं माजिद साहब से, चूँकि हम लोग के वो प्रभारी थे, उनसे बात किए। और भी जो लोग थे, जो कुछ लोग इलेक्शन कैंपेनिंग में आए हुए थे, जो कुछ आपका वो क्या कॉरपोरेटर थे, उनसे भी बात हुई मेरा। तो बात हुई तो उनका जब बात करते थे तो वो कभी मेरा दूर पड़ जाता है, ये हो जाता है, तो मतलब सब बहानाबाजी कर करके। और इनका तो बड़ा अजीब रिएक्शन था माजिद साहब का, क्या यार तुम लोग के उधर चाहिए तो बैठने तो सोने की जगह मांगता है, ये मांगता है, मतलब उस तरह का रिएक्शन। अरे भाई कुछ भी है तो यहाँ तो हम लोग तो का सर खा रहा है, लोग आप थोड़ा मदद कर दीजिए, वहाँ से कोई व्यवस्था। मैं जाऊँगा तो बोलेगा कि भाड़ा दो, ये दो, उसका तो कौन इतना कर पाएगा, डेली का तुम आपके इलाके का यही हाल है। वो इस तरह का भाषा का प्रयोग करने लगे, तो बड़ा ये हुआ। फिर हम अख्तर साहब को फ़ोन किए, सर ऐसी ऐसी बात है और यहाँ तो बड़ा, लेकिन मैं भी, हम कुछ लोग हमसे भी कांटेक्ट किए थे, भाई हम भी फ़ोन किए, कोई सुन नहीं रहा है, क्या करें हम लोग भी परेशान है, उन लोग को ध्यान देना चाहिए, थोड़ा हम लोग का इलाके का मसला है तो थोड़ा देखना चाहिए। लास्ट में मास्टर मुजाहिद साहब से भी लोगों ने कांटेक्ट किया, जब काम नहीं होगा तो जाहिर सी बात है वो किधर भी जाएंगे। तो मास्टर मुजाहिद साहब से कांटेक्ट किए, तो मास्टर मुजाहिद साहब के एक दोस्त थे वहाँ, शायद अमजदुल्ला खान साहब, उनको बोले, वो गए बेचारा अपने से वहाँ। जाने के बाद वहाँ उस रेस कोर्स में ऑनर से मुआवजा भी दिलवाया, उनका आने की व्यवस्था भी कराया, सारा कुछ करा करके चेक उक दिलवा करके उनको फिर भेजने का। जो उसमें जो फजीयत हुआ हम लोग का, हम बता नहीं सकते हैं कि कितना जिल्लत उठाना पड़ा उसमें। आज जो जगह जगह हम लोग कर रहे हैं एक मामूली काम के लिए, जबकि एक आदमी किसी को भी भेज करके वहाँ किया जा सकता था। भैया आप यहाँ जब आपको 5-5 MLA दिया तो आप एक मामूली काम नहीं कर सकते हैं, तो फिर किस बात के लिए आपकी मतलब किस क़यादत की बात करते हैं। तो इस तरह का था। तो हम लोगों ने तब लास्ट में देखे कि भाई काम भी नहीं हो रहा है, लोगों का जो मशवरा हुआ, जो इन समझदार लोग थे, बताया कि भाई ये पार्टी से नहीं होने वाला है कुछ, आप लोग कुछ कीजिए। तब हम लोग पार्टी बदल करके तेजस्वी जी के संपर्क में आए, तो उन्होंने कहा कि भाई अगर आप लोग अगर मदद करते हैं तो सरकार बन जाएगी। और ये लोग जो बोलते हैं कि गठबंधन में, देखिए जो ही आपने देखा होगा कि भाजपा का लगभग उस वक्त 74 और 77 MLA था, 78 था, तो एक तो डेथ कर गया था VIP का, तो 77 MLA था, और राजद का 76 MLA था। क्योंकि पहले तो ज़्यादा था, VIP का जाने के बाद वो बड़ी पार्टी बन गई, तो बड़ी पार्टी बन गई, तो 76 था। तो तेजस्वी जी बोले कि 4 आदमी आ जाते थे, 80 जो ही, चूँकि नीतीश कुमार जी सरकार उनके साथ सरकार में रहना नहीं चाह रहे थे, NDA के साथ नहीं रहना चाह रहे थे। तो तेजस्वी जी हम लोगों से कांटेक्ट किए, तो हम लोग भी मिला कि भाई ऐसी स्थिति में तो जाहिर सी बात है कि हम लोग को भी लगा कि भाजपा को सरकार से हटाया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग भी मन बना लिए कि चलिए भाई काम भी होगा। कांटेक्ट मतलब कि तेजस्वी जी किसको किए थे?
हम लोग से क्योंकि आप लोग contact 4 विधायक थे 4 विधायक थे जाने हम के लिए, लोग। तो 4 विधायक चारों को अलग अलग कांटेक्ट किया था या फिर नहीं, 5 से कांटेक्ट किए थे, तो जाहिर सी बात है कि 5 से मतलब अख्तर ईमान से अख्तर ईमान साहब भी थे, मतलब लेकिन हम लोग सामूहिक अलग अलग कांटेक्ट कर रहे थे। तो हम लोग अच्छा। जब अपने अपने जब होता है अपने जो होते हैं सारे लोग, हम लोग बात किए कि क्या करना चाहिए। हाँ। तो हम लोग मिला कि भाई इसके लिए हम जब कौम व मिल्लत की बात करते हैं, भाजपा का अच्छा मौका है कि भाजपा को सत्ता से हटाना भी है, तो एक ऐतिहासिक काम होगा कि चलिए भाजपा को सत्ता से हटाया जाए। तो उसको हम लोग हटाने का काम के जब आया तो बड़ी पार्टी बन करके 80 हो गया, क्योंकि तेजस्वी जी कह रहे थे कि अगर सरकार वो अगर रिजाइन करते हैं सरकार गिरेगी, तो चूंकि बड़ी पार्टी होने की हैसियत से भाजपा को सरकार बनाने की दावत दे देगा। आनंद फानन में जो और जगह और स्टेट में जो देखा जा रहा था, तो ऐसी स्थिति में वो बहुमत भी सिद्ध कर सकता है। तो इसलिए जब तक हम लोग बड़ी पार्टी नहीं होंगे तब तक ये संभव नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थिति में फिर हम लोग वही फैसला लिए, फैसला लेकर के पार्टी में गए और 80 हुआ और सरकार भी बनी अपनी, सरकार भी बनी, 17 महीना चला। लेकिन कार्यकाल के दौरान जितने भी घटनाक्रम हुए तो नीतीश कुमार जी को लगने लगा कि तेजस्वी जी ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, इनके मतलब इनके जो किए हुए वादे थे ये पूरे हो रहे थे, जो चूँकि दबाव बना के ही सही नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही सही काम हो रहा था। लेकिन वो सारे वादे जो तेजस्वी जी ने किए थे ये सारे वादे पूरे हो रहे थे, तो ये इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी। तो नीतीश कुमार जी को लगा कि भाई हम बहाली करवा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनके दबाव में बहाली हो रही थी। तो 2005 से मुख्यमंत्री थे, कहाँ बहाली कर पा रहे थे, उनके अंदर इतनी इच्छा शक्ति की कमी थी। तो ये जब आने के बाद बहाली होना शुरू हुआ तो उनको लगने लगा कि ये ज़्यादा ही ये हो रहा है, यही ले लेंगे। हाँ, हम लोग तो भाई सरकार बनाने के लिए पाए थे कि पूरा कार्यकाल कंप्लीट करेंगे, लेकिन क्या मालूम कि वो बीच में ही छोड़ के फिर भाग जाएंगे। अब उतना पलटी मारेगा कोई आदमी, इतना इसका एक्सपेक्टेशन नहीं था लोगों को। तो इसलिए हम लोग फिर ये 17 महीने के कार्यकाल में और ज़्यादा हमारे इलाके में जितने भी काम हुए, आप अगर देखेंगे बड़े बड़े काम, निशंद्रा घाट का पुल हो, चाहे लदावरी घाट का पुल हो, चाहे गुरुमरा घाट का, सौल घाट का, आपका झुनकी मटियारी हो पुल हो, इस तरह का जितने बड़े पुल पुलिया आपका मतलब रोड, एक एक रोड जो बरसों से नहीं बना था, तो ये सारे काम करने का जो मौका मिला। इस विभाग के मंत्री RWD और RCD के मंत्री तेजस्वी जी थे, स्वास्थ्य विभाग के भी थे। आज आप देखेंगे हमारे हॉस्पिटल में सारे चकाचक नए 4 नए एम्बुलेंस हैं, टेरागाछ में 2 एम्बुलेंस है। तो ये सब चीज़ जो हुआ, तो चूँकि इनके कार्यकाल में हुआ, हम लोग जो भी लिख करके दिए सारा काम करवाने का काम हुआ, सारा स्वीकृत हुआ। बहादुरगंज टेरागाछ रोड हम सोचे नहीं थे, कि हम सोचे कि चलो होगा तो सरकार ज़्यादा से ज़्यादा रिपेयर कर सकती है, लेकिन हम लोग सरकार के पास डिमांड रखे और उसको स्वीकृति मिली। चौड़ीकरण के साथ 218 करोड़ की लागत से उस वक्त स्वीकृति मिला था। आज बता रहे हैं कि 234-36 करोड़ की लागत से वो होने जा रहा है। चूँकि काम कब शुरू होगा वो तो टेंडर सब फाइनल हो गया है। चूँकि संवेदक का भी प्लॉट जमीन ढूंढ रहा है अपना प्लांट लगाने के लिए, चूँकि ये लंबा काम है, 3 साल में इसको पूरा करना है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें समय लगेगा, तो अपना प्लांट लगाने के लिए भी जमीन देख रहे हैं। ठेकेदार भ्रमण भी कर लिया है रोड का, और जो रिपेयर के लिए जो पैसा मिला था उसके लिए भी रिपेयर का काम भी चल रहा है। सर, आपसे एक सवाल करना चाहेंगे कि आपने कहा कि ओवैसी साहब वादा किए थे कि ओवैसी हॉस्पिटल बनाएंगे, यहाँ पर रेलवे स्टेशन मतलब बनाएंगे, लेकिन जब अख्तर ईमान साहब से ये सवाल पूछा गया जब यहाँ पर इसी पॉडकास्ट में आए थे, तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई बनता ये बनता, 4 जो विधायक थे वो चले गए तो अब कैसे बनेगा। तो एक तो थे ना भाई, वहाँ तो कम से कम एक ही स्कूल कायम करके दिखा देते, एक छोटा सा हॉस्पिटल बना देते, कुछ तो कर सकते थे। जब इनके पास आज हजारों करोड़ के मालिक हैं, आपकी पार्टी को लोगों ने इतना इज्जत दिया, तो आप तो एक जगह साबित कर देते थे, हम लोग को झुठला देते कि हम तो करना चाह रहे थे, वहाँ भी करते। तो आप तो यहाँ भी कहीं भी करके दिखाने का काम नहीं किए। सब कुछ मेरा, आप सिर्फ वहाँ से मॉनिटरिंग कीजिएगा। तो ये तो भाई उनका कहना था, हम तो अपने क्षेत्र में किए 800 करोड़ का काम तो किए अपने क्षेत्र में। हम लोग 2200 करोड़ का काम किए पूरे क्षेत्र में, तो 800 करोड़ का काम किए। तो आप बहादुरगंज विधानसभा में 2200 करोड़ का काम हुआ आज मेरे क्षेत्र में। अच्छा, एक बड़ा बड़ा पुल पुलिया। हम तो ये कह रहे हैं कि उनके 15 साल के कार्यकाल में 15 साल के कार्यकाल में 200 करोड़ का काम नहीं हुआ होगा पूरे कार्यकाल में, और मेरा एक रोड 234 करोड़ का है। अच्छा, तो इस तरह का एक पुल पुलिया आपका 75 करोड़ 80 करोड़। बहादुरगंज टेरागाछ सड़क, बहादुरगंज टेरागाछ वाला जी। अच्छा। तो इस तरह का आप अगर देखिएगा, उनका पूरा कार्यकाल का एक रोड का मेरा मुकाबला नहीं कर सकता है। तो बाकी तो छोड़िए, लगभग 700 से अधिक सड़कें बनवाने का काम किए हम लोग, 700 से अधिक।
अभी इस 2 महीने के अंदर लगभग 225-30 सड़कें लगभग हम लोग अभी जो शिलान्यास करने का काम किए कर रहे हैं। अभी कुछ अभी मोटा मोटी 60-70 का शिलान्यास भी बाकी है। अब आचार संहिता भी लगने वाला है, हो सकता है कि कर पाए कि नहीं पाए, क्योंकि पहले मुख्यमंत्री करते हैं, उसके बाद हम लोगों को मौका मिलता है। तो मुख्यमंत्री 16 तारीख को आने का प्रोग्राम था, अभी डीएम साहब से बात हुई तो एक शिलान्यास प्रोग्राम में था जो वो ये वाला क्या कहते पंचायत राज सरकार भवन जो है उसका कुछ का शिलान्यास कार्यक्रम था, कुछ का उद्घाटन कार्यक्रम था और कुछ वो विवाह मंडप भवन जो अभी हमारे पूरे जिला में 53 मिला है, जिसमें बहादुरगंज में भी है। तो उसका हम लोग सोचे कि हर जगह के मुखिया लोग हम लोगों को फ़ोन कर रहे थे, तो सब जगह जाना संभव नहीं है, तो हम लोग जिला ही में आके प्रोग्राम अटेंड किए अभी। तो इस तरह का हम लोग काम करवाने का, बड़ी बड़ी भवनें बनाने का काम किए, 12 आश्रय भवन बनाने का काम किए, तो करोड़ों में काम हुआ है। सोशल मीडिया पर एक चीज़ मतलब चल रहा है कि आपके द्वारा कहा गया है कि हर 2 दिन 3 दिन पर मतलब ये सड़क बन रहा है यहाँ पर। वही तो हम कह रहे हैं कि अगर 700 सड़कें, आप 1825 दिन होता है 5 साल में, 1825 दिन में अगर डिवाइड कीजिएगा तो 3 से भी कम होता है, यानी कि हर तीसरे दिन हम लोग एक सड़क देने का काम किए क्षेत्र में। हर तीसरे दिन पुल पुलिया का कीजिएगा तो हर 5वें-6ठे दिन में एक पुल पुलिया देने का काम किए। उस हिसाब से बहादुरगंज में भी है कोई सड़क बाकी जो कच्ची अभी और मेरे हिसाब से वही लगभग 12, 15, 16 पुल पुलिया और बन जाएगा मेरे यहाँ, तो पुल की जरूरत खत्म हो जाएगी। मतलब छोटे पुल कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, जैसे आपका चुनीमारी घाट का वो तो सारा प्रक्रिया पूर्ण हो गया, कहीं टेक्निकली कहीं फंसा हुआ, जबकि वो टेंडर में गया हुआ है। चुनीमारी घाट का पुल, सुइया पुल, ये दोनों पुल मेरा ये बहुत अहम है हमारे लिए। ये अगर हो जाता है, इस तरह का पुल पुलिया को हम गिनती में रखते हैं, फिर भी 15-16 पुल पुलिया बनने के बाद हम समझते हैं और पुल पुलिया की जरूरत नहीं पड़ेगी। और 25-30 कच्ची सड़कें जो ½ किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर इस तरह की कुछ सड़कें रह गई है, इसको अगर टोटल को काउंट कर दें तो 25-30 सड़कें हैं। ये बनने के बाद हमारे यहाँ सड़कों की भी जरूरत खत्म हो जाएगी। तो हम लोगों ने काम किया करके एक काम, जो काम बरसों से नहीं हो रहा था। पूर्व के विधायक को पूछा जा रहा था कि भाई नगर का कुछ सड़कें था नहीं बन पा रहा था, तो उनको पूछा गया तो हम लोग नगर का काम नहीं करा सकते हैं। मैंने सारे को RWD में कन्वर्ट करके करवाने का काम किया, चाहे वो बागी साहब वाला सड़क हो, चाहे गोपालपुर वाली सड़क हो, चाहे सरंडा वाला सड़क हो, एक सड़कों को जुड़ेल वाला सड़क हो, सब सड़कों को हम लोगों को करने का काम किए, चाहे वो नगर का हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र का हो, पंचायत क्षेत्र का हो, सारे सड़कों को बनवाने का काम किया हम लोग। देखिए, काम कराने का इच्छा शक्ति होना चाहिए, करने का तरीका आना चाहिए। और हम लोग चूँकि विधानसभा में सारे मसलों पर हम लोगों ने क्वेश्चन किया, और क्वेश्चन करने का फ़ायदा ये होता है कि उस पर इमीडिएट एक्शन लेती है सरकार, और इसका नतीजा होता है कि हम लोग। अच्छा, एक चीज़ आपके बारे में सुनने हैं कि सर आप विधानसभा में सबसे पहले जाते हैं, सब कुछ आपका जो एक 0 आवर्स का जो क्वेश्चन होता है, तो 0 आवर्स का जो क्वेश्चन होता है तो उसमें होता है कि बड़ा उसमें मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत ये है कि 12 बजे के रात के बाद जाइए, फिर क्वेश्चन डाल करके आइए वहाँ इसमें डाल के आके 6 बजे फिर स्टाफ रहेगा उस पर रजिस्टर में उसको, क्योंकि बड़ा ईमानदारी से होता है। जो सीरियल वहाँ आता है वो सीरियल पहले आता है, उसका मतलब पहले। हाँ, तो मतलब 6 बजे फिर उसको सीरियली आप रजिस्टर में जा करके चढ़ा करके साइन कीजिए। फिर 6 बजे जाइए आप, 6 बजे आपका जो सीरियली है उसी के हिसाब से रजिस्टर में चढ़ा करके आपका साइन करना पड़ेगा। फिर आपका 9 बजे सचिव के सामने जाके अटेंडेंस देना पड़ेगा कि आप हैं या नहीं है। तब जाके 11 बजे से जो सत्र स्टार्ट होता है, फिर उसमें जा करके आपका जो 0 आवर्स 12 बजे के बाद होता है, तो 12 बजे तब आपको मौका मिलता है। यानी कि आप जो क्वेश्चन तैयार करेंगे आप विधानसभा में, ये 0 आवर्स के लिए, 0 आवर्स के लिए, तो 3 बार उसके लिए मतलब मेहनत करना पड़ता है। शून्यकाल बोलता है इसको, तो इसके लिए 3 बार जाना पड़ता है। पहले 12 बजे रात में, जी, फिर 6 बजे 12 बजे के बाद 12 बजे के रात, यानी कि आपके जैसे आप 12 बजे के बाद का गिनती शुरू होता है कि दूसरे तारीख की गिनती शुरू हो जाती है, तो उस तारीख को डालिएगा। तो 12 बजे रात के बाद आप किसी को भी जा करके डालिए। अगर जरा सा लेट कर दीजिएगा तो 30, 35, 40 नंबर तक चले जाता है, तो मौका नहीं मिलता। तो पहले से जाके बैठे हुए रहते थे ना, कि हम लोग जाते थे टाइमिंग पर, तो ऊपर की 1 नंबर में हम ही लोग रहते थे, तो इसलिए स्पीकर को बोलना पड़ा कि नहीं साहब आप सोते हैं कि नहीं सोते हैं, आपका हर दिन 1 नंबर आ रहा है। स्पीकर जी बोले, जाहिर सी बात है कि 3 बार जाना पड़ता है उसके लिए, तो थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है। बहुत सारे MLA नहीं करते हैं, हम लोग तो मतलब अपने समस्याओं को रखने के लिए करते थे। और 6 बजे फिर क्या करना पड़ता है वहाँ पर, बताया तो अभी। 6 बजे जैसे अब स्टाफ होता है विधानसभा का, वो आपको उसको रजिस्टर में चढ़ाता है। हम लोग उसको जा करके एक जगह है उस पर जाके रख देते हैं क्वेश्चन को। ये मतलब डेली का है। और जैसे तारांकित क्वेश्चन है, अतारांकित क्वेश्चन है, अल्पसूचित क्वेश्चन है, तो इस तरह का क्वेश्चन है वो पहले डालना पड़ता है। आप बॉक्स है वहाँ डाल दीजिए, वो सीरियली आपका आएगा। जैसे आप 100 क्वेश्चन अगर मान के 100 विधायक का है, तो उसमें तो 4, 5, 10 क्वेश्चन पर ही या 30, 35 क्वेश्चन पर ही डिस्कशन हो पाता है। बाकी क्वेश्चन का आपका आंसर मिल जाएगा
जवाब मिल जाएगा लिखित में। लेकिन डिस्कशन जो विधानसभा में होता है, अगर सत्र बेहतरीन ढंग से चलेगा तो वो डिस्कशन बहुत मतलब 25-30 क्वेश्चन पे ही हो पाता है। यानी 11 बजे से लेकर के मतलब 20 मिनट आपका अल्पसूचित के लिए होता है, और 12:20 से लेकर के 12 बजे 11:20 से 12 बजे तक आपका ये 40 मिनट में कभी 30 क्वेश्चन पकड़ा गया, कभी 5 क्वेश्चन में डिस्कशन में ख़त्म हो जाता है। तो बाकी का लेकिन आंसर मिल जाता है, सबको जवाब मिलता है, लेकिन वहाँ सवाल जवाब करने का मौका मिलता है 25-30, मैक्सिमम 25-30 का हो जाता है। तो कभी पकड़ता है हम लोग का, कभी नहीं। लेकिन ये शून्यकाल ऐसा है कि डेली मेहनत करके आप डालिएगा तो डेली बोल सकते हैं। सत्र अगर ढंग से चला तो बहिष्कार हो गया, कुछ हो गया तो उसमें थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो यही चीज़ है कि हम लोग तो मेहनत करके उसको डालते थे एक एक बात को। अच्छा सर, वही साहब आए थे कुछ दिन पहले, आपके बारे में उन्होंने कुछ बातें कही है, क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो सुनते हैं, मौका ही नहीं मिलता है अभी सुनने का कि क्या कहें, बताइएगा तब उस पर जवाब दे पाएंगे। उन्होंने आपके बारे में कुछ बातें कही है, तो क्वेश्चन तो लिखे थे, चलिए हटाइए वो क्वेश्चन, रहने देते हैं। तौसीफ साहब के बारे में आपका क्या कहना है, जो कि आपकी मतलब कि आप वो भी प्रत्याशित घोषित करती हैं, और शायद आप भी मतलब क्योंकि आपको घोषित नहीं किया है तो उम्मीद है कि आपको भी घोषित कर दिया जाए, तो दोनों के बीच में किस तरह मुकाबला देखते हैं आप? देखिए, अगर मुकाबला अगर सही माने में देखिएगा, वो आपका आज के डेट में भी एनडीए वर्सेस इंडिया ही होगा। यानी कि मतलब एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन। एमआईएम फिर कहाँ गया? एमआईएम का कोई मुकाबला ही नहीं है। जो 20 में जो लहर था, हम लोगों ने जो लहर पैदा किया था, क्योंकि हम लोग मेहनत किए थे, 6-7 कैंडिडेट थे उस समय में, डोर टू डोर कैंपेन कर करके लोगों के दिल दिमाग में एक तरह से घुसा दिया गया था, और हर तरह का एक अलग माहौल था। कहीं एंटी इनकम्बेंसी था, कहीं और कुछ था। तो ये एक माहौल बनाने में सारे लोग मददगार साबित हुए उस समय में। सारे लोगों ने मेहनत किया, उस मेहनत के बिना पर ही हम लोग उस समय में कामयाब हो पाए। और आज जो आप देखिएगा तो वो 20 और आज के माहौल में काफ़ी डिफरेंसेस है, काफ़ी फ़र्क है। आप खुद जाके देखिएगा, आज ज़मीनी स्तर पर कहीं भी आप पता कर लीजिए, क्योंकि एमआईएम के लोग वोकल हैं, और एक ऐसा जनरेशन ये लोग पैदा कर रहे हैं जो हम लोग नहीं समझते थे कि इस तरह का हमारे इलाके में। मान के चलिए हम लोग पार्टी बदल लिए, चलिए नाराज़गी है कुछ लोगों को, और जगह का क्या माल कहें तो आप किशनगंज में भी देखिए, वही उस तरह का जो नया जनरेशन को ये लोग बना रहे हैं, इस तरह का कर रहे हैं। ठीक है भाई, आप तरीके से आइए, बात कीजिए, अपनी बात को रखिए। आप अपने बात से मुतमईन नहीं होइएगा तो भाई आपको अधिकार है, आपका वोट कोई छीन के नहीं ना ले रहा है, आपका वोट को छीनने नहीं जा रहा है कोई। अभी झारुल साहब मिले, हमको बताइए कि भले चलिए आप लोग पार्टी बदल लिए, भी आपके साथ अगर 2-4 आदमी बदतमीजी करता है तो चलिए समझ में आती है। हम लोग के यहाँ क्या है, हम लोग तो अलग पार्टी, हम लोग के साथ भी एमआईएम वाला लोग वही कर रहे हैं। अभी इजाज साहब बता रहे थे, क्या झारुल साहब क्या बताए, तो पार्टी चेंज कर, मान लो कि आप लोग एमआईएम बदल करके राजद में चले गए, तो चलिए कुछ लोगों को नाराजगी है, तो चलिए आप लोगों को ठीक है। लेकिन हम तो भाई जिस पार्टी में है उसी पार्टी में काम किए, मेहनत किए, तो हमारे साथ भी लोगों का वही रवैया था एमआईएम वाले का। इजारुल हसन साहब अभी बता रहे थे, उसके साथ भी वैसे ही हो रहा है जो हम लोग आपके साथ हो रहा है। हाँ, वो बता रहे थे कि इस तरह का बदतमीजी और ये मतलब क्या जनरेशन पैदा कर रहे हैं लोग, हमको ये समझ में नहीं आता है। तो और इतनी ये सोशल मीडिया में इतनी गंदगी फैला रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मतलब किधर लेके जा रहे हैं इस जनरेशन को ये लोग। ये बदतमीजी, गाली, जो कई जगह आपका मतलब कि क्षेत्र में ये विरोध हो, ये कौन लोग थे ये सब विरोध? देखिए, होता ये है कि जैसे हम लोग कई प्रोग्राम कर रहे हैं, लोगों में कहीं कोई दिक्कत नहीं, विरोध की मतलब कुछ लोग हैं हमारे जो विरोधी है, करते हैं गूगल पे से कुछ लड़के को पैसा भेज दिए, 500-1000 रुपया भेज देता है 2-4 लड़के को भेज करके कि हो करना है। लेकिन वहीं के लोग खदेड़ना शुरू किए हैं, अब वहीं के लोग खदेड़ना शुरू किए। हम लोग प्रोग्राम करते हैं, कल ही परसों हम लोग गए थे वहाँ आपका मुसलडंगा, तो वो लोग निसंदरा से कुछ लड़कों को भेज दिया, 2-3 लड़के को, अच्छा टंगटंगी से भेज दिया, जाकर के वहाँ उपद्रव फैलाए। वहाँ के लोगों ने खदेड़ दिया उन लोगों को, चप्पल छोड़ के ही भागा। तो इस तरह का कर रहा है कि मतलब लोगों ने, हम लोग जो बोले, लोग बहुत अच्छा थैंक्स दिया, एकदम पूरा ताली बजा रहे थे लोग, हमारे लोगों को सुन रहे थे, आराम से सुने। तो प्रोग्राम तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन ये होता है कि कुछ लोग उन लोग का है कि वीडियो बनाने के चक्कर में रहता है कि कुछ करना है, वीडियो बना करके डाल दिया गया, विधायक को खदेड़ा गया। बल्कि ये सब करने से हम लोग का चलो भाई ठीक है, बीच में तो बड़ा अच्छा ये आया था कि प्रशासन की तरफ से हम पर ये भी था कि आप लिख करके दीजिए इस तरह का, चूँकि आने वाले दिनों में चुनाव भी है, सारे नेताओं के पीछे हम उतना ये मतलब स्कॉट नहीं लगा सकते हैं, तो आप दीजिए लिख करके। तो हम लोग फिर
ये किए कि नहीं चलो हटाओ, हमारे ही लोग हैं, अब इनको अगर कुछ अगर ये हो जाता है फिर बाद में दिक्कत होगी, हटाओ जाने दो भाई। हम प्रशासन बोला कि इस पर कार्रवाई करेंगे अगर लिख के हाँ, देंगे। प्रशासन हमको तो बहुत प्रेशर बनाया कि नहीं आपको लिख के देना होगा, क्योंकि आने वाले दिन में चुनाव है, हम लोग कितने लोगों के पीछे स्कॉट लगाएंगे, तो ये दिक्कत होगी आने वाले दिनों में। तो इसलिए आप दीजिए, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेंगे हम लोग। फिर हम ही मना कर दिए कि नहीं छोड़िए, देखते हैं कहाँ तक। तो खैर आप उतना तो ये नहीं है, कुछ लड़के हैं उस तरह का जो करते हैं, तो हम ऐसे लड़कों को भी कहेंगे कि हमारे ही बच्चे हैं, चलिए थोड़ा बहक गए हैं तो इंशाल्लाह वो फिर वापसी होगा, उनका ठीक होगा, वो लोग समझेंगे हालात को, इलाके के हालात को, देश के हालात को समझेंगे ये लोग। अच्छा, तौसीफ साहब का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो टेंट वाले को धमकी देते हुए नजर आ रहे थे कि हम तो सुने, मतलब इतना लाख रुपए दिए हैं, देखिए नहीं लाइट पता भी लगाए हैं। नहीं, हर जगह उनको साजिश लगता है, तो अब कौन उनके खिलाफ साजिश कर रहा है तो वही बता पाएगा। कहीं आप लोग तो इसके पीछे साजिश तो नहीं है? हम लोग तो ध्यान ही नहीं देते हैं। ये एक प्रोग्राम मेरे घर के बगल में अवैसी साहब का था, मेरे घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर होगा। हम थे नहीं घर में, करीब 100 लड़का झंडा उंडा लेकर के, हम जब घर पहुंचे तो मालूम हुआ कि झंडा उंडा लेकर के वहाँ हल्ला उल्ला करने वाला है। सारे लोगों को मैंने फ़ोन से कांटेक्ट किया कि खबरदार ये सब नहीं करना है। कहाँ पर घर में? LRP चौक पर जो प्रोग्राम था उनका। घर में आपका चला गया था क्या? नहीं, कुछ लड़के घर से झंडा उंडा लेकर के उसके प्रोग्राम में लड़के 100-200 लड़का हम ही लोगों का बैठा हुआ था। अच्छा। वो लोग वहाँ हंगामा करना चाह रहा था, हमने मना किया कि नहीं इस तरह नहीं करना है, क्योंकि हम लोगों के खून में उस तरह का ये नहीं है कि हम लोग किसी को उस तरह का रिएक्ट करें। तो इसलिए आप लोग ऐसा मत कीजिए। हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया अपने लड़कों से, अपने बच्चों से कि उस तरह का नहीं करना है, जो अपनी बात को रखना है रखने दीजिए, हम लोग अपनी बात को रखेंगे। अवाम समझ रही है इस बात को, इसलिए हम लोग एकदम फुल्ली स्ट्रिक्टली मना कर दिया। अभी देखिए वहाँ डंगरा में क्या हुआ, डंगरा में हुआ ना, अभी तोड़ फोड़ दिया स्टेज को। अब इसी साहब उस स्टेज में नहीं गए, तो हम नहीं चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ उस तरह का माहौल बने। हम तो लड़कों को आज भी कहते हैं कि उस तरह का माहौल मत बनाइए। ओवैसी साहब के आने से कितना माहौल बनेगा इमाम का? देखिए वो ये हो गया, लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को कि क्या है नहीं है, तो ये हालात तो वक्त बताएगा कि क्या होगा नहीं होगा। अभी कबल अज वक्त बोलना मुनासिब नहीं है। आप इमाम छोड़े तो आपको कुछ अफसोस है? आपको ना कोई अफसोस नहीं है। तो लोग कह रहे हैं कि हमको अफसोस रहे हैं। हम लोगों को अफसोस इसलिए नहीं है कि हम लोग एमआईएम छोड़ने की वजह से दिसंद्रा पुल बना पाए, लोधावाड़ी पुल बना पाए, बाजूगंज ट्रागा चौड़ीकरण के साथ बनने जा रहा है, आपका गुरुमरा पुल बनने जा रहा है। ऐसा अगर अपने इलाके की खुशहाली के लिए, बदहाली को दूर करने के लिए, पसमंदगी को दूर करने के लिए 10 बार भी पार्टी बदलना पड़ेगा तो बदलेंगे। हम लोगों के प्रति जवाबदेह हैं, किसी पार्टी के प्रति जवाबदेह नहीं है, हम लोगों के प्रति जवाबदेह हैं। पार्टी तो बात है, सेकेंडरी है, हम तो लोगों के प्रति जवाबदेह हैं। लोगों को काम चाहिए था। हमारे इलाके में आज भी विकास की ज़रूरत है। आज अगर रोड पुल पुलिया बन जाएगा तो उसके बाद हमारे यहाँ बीएड कॉलेज की ज़रूरत है, नर्सिंग कॉलेज की ज़रूरत है, मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत है, उसके बाद अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है जो हमारे नई नस्ल को आगे लेके जाए, बेहतर कर पाए। आज हमारे यहाँ कोई अच्छा स्कूल नहीं है, कोई अच्छा मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है कि जहाँ हमारे बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर सके। आज बच्चे अगर जो पढ़ना भी चाहते हैं तो उसको सिलीगुड़ी, पटना या किशनगंज भेजना पड़ता है। सर, इस बार चुनाव में आप जाएंगे जनता के बीच, तो किस वादे के साथ जाएंगे? जो आपने काम किया उस काम को लेकर के रखेंगे लोगों के बीच, या फिर कुछ वादे लेकर जाएंगे कि अगर हम फिर से आते हैं तो ये काम करेंगे? देखिए, हम अपने काम के बिना पर लोगों को, आज लोग खुद एक्सेप्ट करें, विरोधी भी इस बात को मान रहा है कि सारा काम इन्हीं के रीजन में होना था क्या? अच्छा, आज अगर आप ये देखेंगे तो सारा काम एक तरह से, मतलब अगर हम सारे वादे, अगर ये कहें कि चुनाव के दौरान हम लोगों ने जितने वादे किए थे सारा पूरा किया, तो ये झूठ नहीं होगा। एक टेराघाट डिग्री कॉलेज का मामला अटका पड़ा था, वो भी देखिए अल्लाह का करम है कि वो भी स्वीकृत हो गया। जमीन भी अधिकृत करके, चिन्हित करके भेज दिया गया है बहुत जल्द इंशाल्लाह। अब तो इस सरकार में शायद संभव नहीं है, आने वाले सरकार में भवन का अलॉटमेंट होगा, और अलॉटमेंट होगा उसके बाद भवन बन जाएगी तो फिर वहाँ पढ़ाई भी चालू हो जाएगा। अब हमारी बेटियां वहाँ से आराम से ग्रेजुएशन पीजी कर सकती है। तो हम लोगों ने टोटल वादे पूरे कर दिए, समझिए। तो हम काम के बिना पर लोगों के बीच जाएंगे। फिर जो कुछ काम रह गए हैं, कुछ ज़रूरी काम हैं, जैसे मटियारी घाट में पुल, बाजूगंज का एक बाईपास जो 1 करोड़ की लागत से, 110 करोड़ की लागत से उसका DPR भी रेडी है, स्वीकृति भी मिल चुकी है, लेकिन टेंडर नहीं हो पा रहा है। तो दूसरी सरकार बनेगी, अगर सरकार रहती तो इंशाल्लाह वो भी मेरा हो जाता। तो ऐसे सरकार बनेगी, और पूरी संभावना है इस बार की गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और पूरी अक्सर के साथ जितने मीडिया के सर्वे रिपोर्ट बता रहे हैं कि सारे में ये आ रहा है कि भी सरकार बनेगी, और सरकार बनेगी तो इंशाल्लाह ये सारे काम होंगे। आपका चुनीमारी का तो हम सोच रहे हैं कि हो ही जाएगा, कुमारटोली चुनीमारी पुल बाई
नदी में अगर किसी टेक्निकल कारण से रुक जाता है तो फर्स्ट में हम लोग बनाने का काम करेंगे इसको। सुइया पुल भी टेक्निकली फंसा हुआ है तो उसको भी बनाने का काम करेंगे। गुआबड़ी में एक पुल की ज़रूरत है, बंगाली चौक में 2 पुल की ज़रूरत थी, 2 जगह पुल लगेगा, उसको भी बनवाने का काम करेंगे। घाट अलताबाड़ी में पुल की ज़रूरत है, इसी तरह पिपरा कांसीबाड़ी में पुल की ज़रूरत है, जो कनेक्टिविटी दोनों तरफ से रोड है, बीच में एक पुल जो चाहिए था वो नहीं हो पा रहा था। उसके बाद आपका एक हवाकोल बगुला हगी का पुल की ज़रूरत है वहाँ। तो इस तरह का जो 15-16 पुलिया रह गया है, 25-30 सड़कें रह गई, इन सारे पुलियों को, सड़कों को बनवाने का काम करेंगे। उसके बाद एजुकेशन से संबंधित जो भी इंस्टीट्यूशन है हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ अच्छे कॉलेज खुलवाए जाएँ, बीएड कॉलेज है या नर्सिंग कॉलेज है, इस तरह का जो इंस्टीट्यूशन को खुलवाने का काम करेंगे कि हमारे बच्चे घर से अपना नर्सिंग कर सके। आज सारे लोगों का रुझान है, आज कहीं हम लोग को बहुत सारे जगह पैरवी करनी पड़ती है एडमिशन के लिए, तो हमारे वहाँ खुल जाएगा तो लोग आराम से वहाँ एडमिशन होगा, हमारे बच्चे उससे अपना ये टेक्निकल एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। तो ये इन सारे चीज़ों पर काम होगी। रोजगार मुहैया कराने के लिए काम किए जाएंगे, उद्योग धंधे लगाने के लिए काम किए जाएंगे। तो इन सारे कामों पर इंशाल्लाह फोकस रहेगा, क्योंकि अभी हमारे यहाँ सबसे जो अहम चीज़ था कम्युनिकेशन, उसको पहले पूरा करना बहुत ज़रूरी है। जब तक लोग कम्युनिकेटेड नहीं होगा तब तक एजुकेशन और ये सब चीज़ आप आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए जब कम्युनिकेशन हो जाएगा तो तब अपने आप एजुकेशन होगा, तब उसके बाद रोजगार के लिए भी सोचा जाएगा, और यहाँ के जो भी पसमानदगी दूर करने के लिए जो भी प्लानिंग करनी पड़ेगी इंशाल्लाह उस पर विचार किया जाएगा। सर, आपसे एक सवाल करना चाहेंगे, आपके विधायक जब आप 2020 में बने थे तो ये कैसे बने थे? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि आप पार्टी की वजह से, एमआईएम की वजह से ही विधायक बने। आप तो वही तो पता चल जाएगा, एमआईएम में नहीं रहते तो पार्टी की वजह से बने या क्या बने तो पता चल जाएगा। हम तो आपको बताया कि सबसे बड़ा फैक्टर था एंटी इनकम्बेंसी, सबसे बड़ा फैक्टर था एंटी इनकम्बेंसी। दूसरा फैक्टर था ये 6-7-8 जो हम लोग कैंडिडेट ये थे कि भाई जो ज़्यादा मेहनत करेगा, जिसका अच्छा परफॉर्मेंस होगा उसको टिकट मिलेगा। तो हम लोग जो मेहनत किए, डोर टू डोर पार्टी को घर घर तक पहुंचाने का जो काम किए, तो दूसरा फैक्टर ये था। तीसरा फैक्टर पार्टी था, हम उससे इनकार नहीं करते हैं, पार्टी भी फैक्टर था, तीसरा फैक्टर था। लेकिन आप कहिएगा कि भाई एकदम पार्टी की ही वजह से जीते, तो ये तो फिर वक्त बता देगा। 2020 का चुनाव होगा, ये 25 का होगा, तो पता चल ही जाएगा कि भाई क्या फैक्टर था। तो हम लोग आज अगर इतना काम कर पाए, तो अगर पार्टी नहीं बदलते तो आज काम भी नहीं कर पाते। आज लोगों के बीच जा पा रहे हैं। हम समझते हैं कि अगर पार्टी में रहते तो आज वोट मांगने के लिए जाने, यही लोग जो क़यादत की बात करते हैं, तो आज फिर जो आज इस तरह का जो कुछ लड़के, 2-1 लड़के जो मतलब हैं उस टाइप के, तो वो भी और ज़्यादा उग्र हो जाते। आज तो वो नौबत नहीं है। लोग तो बोल रहे हैं काम बहुत अच्छा काम हुआ है हमारे इलाके में। आज पंचायत की अगर बात करें तो हर पंचायत का मुखिया ये कह रहा है कि उसमें कंपटीशन है कि कोई मुखिया कह रहा है कि सबसे ज़्यादा काम विधायक जी मेरे यहाँ की है, कोई मुखिया कहता है मेरे यहाँ की है। आज उतना हम काम कर दिए हैं हर पंचायत में, तो आज मुखिया सबको ढूंढना पड़ रहा है कि अब कौन काम है जो विधायक जी से करवाया जाए। ये स्थिति है, हम अपने इलाके में उस ढंग से काम कर दिए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बार महागठबंधन का जो सीट है वो कांग्रेस की तरफ से आ रही है, और ये भी कह रहे हैं कि आप मतलब कैंडिडेट चेंज नहीं होंगे लेकिन पार्टी चेंज हो, सीट चेंज। देखिए, ऐसा तो हमको अब तक इस तरह की बात हमारे नेता से भी बात हुई है, मेरा 2 दिन पहले भी बात हुई थी, तो ये बहुत बोल रहे हैं। तो हम तो स्पष्ट नेता से पूछा, नेता ने मुझे पूरा आश्वस्त किया है कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, इसलिए हम लोग उसके लिए बेफिक्र हैं। हमको उससे कहीं भी मतलब किंतु परंतु नहीं है, और कहीं से हमको किसी तरह का कोई सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। ये नेता हमारा फाइनल जब बोल दिए हैं तो हम जानते हैं अपने नेता को, जो बोलते हैं वो करते हैं, इसलिए हम नेता के बारे में जानते हैं। तो इसलिए इस बारे में अगर ऐसा कुछ होता तो हमको भागे भागे रहते टिकट के लिए। तो ऐसा हम इत्मीनान है, मुतमईन है, कहीं से मेरा कुछ दिक्कत नहीं है, और इंशाल्लाह कहीं से दिक्कत भी नहीं होगी, और हम लोग इंशाल्लाह लड़ेंगे और जीत के आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आप नेताजी से बात की है, कोचा धर्म को लेकर कुछ बातचीत हो रही है कि नहीं हो रही है? देखिए, तो आप कोचा धर्म में बहुत ज्यादा सस्पेंस बना हुआ है। ये तो नेता ही बता पाएंगे किसको जाता है, नहीं ये तो नेता ही बता पाएंगे। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है, आपको भी कुछ इस बारे में? नहीं, इस बारे में तो जानकारी नहीं है। आप मान लीजिए, चलिए आप उसी दिन आप वो अब्दुल साहब आए थे, कुछ बात कही तो हमको यार साहब बोले, तो हम कई नेताओं से भी, हमने एमएलए से बात किए, शहनवाज साहब से भी बात हुई। मेरा लोग वादा किए कि हाँ हम लोग भी आ रहे हैं, तो हम भी पहुंचे, लेकिन देखिए कि कोई नहीं है। हम अकेले थे। बारी साहब से बातचीत भी, मास्टर मुजाहिद साहब से भी बात हुई, तो वो बोले कि बोले मेरे यहाँ खाने का प्रोग्राम है। तो हम बोले, तो बारी साहब बोले कि बोले खाने का तो हम नहीं बोले थे उनको, वो तो इंतजाम कर दिए हैं भाई। तो ये बोले कि नहीं, अभी जा नहीं पाएंगे। फिर हम उनको बोले कि नहीं, फिर वो इंतजाम कर दिए, चलिए कम से कम चाय ही पी के आ जाइएगा।
फिर उनको लेके गए वहाँ। तो हम लोग तो ये चाह रहे हैं कि देखिए एक मजबूत नेता हैं मास्टर मुजाहिद साहब और अच्छे किरदार के मालिक हैं, तो हम समझते हैं कि आप नेता अगर ले गए हैं तो उनके साथ क्या करेंगे, कहाँ से लड़ाएंगे नहीं लड़ाएंगे, तो नेता ही बता पाएंगे। तो आप क्या बात करके उनको लेके गए हैं, क्या बातचीत उनसे हुई है। फिर हमारे इजहार साहब भी नेता से बहुत करीब हैं, हम लोग चूँकि मिलते जुलते हैं, उनसे भी मेरा अच्छा ताल्लुकात है, हम लोग अक्सर साथ में मिलते भी हैं नेता से। तो इनसे क्या बात होती है, तो अब तो चूँकि कहीं एक के साथ तो धोखा तो होगा जरूर, लेकिन धोखा किसी का, तो हम चूँकि अपने नेता को जानते हैं और इसलिए हम नहीं समझते हैं कि किसी के साथ भी धोखा होगा। तो कैसे एडजस्ट कैसे करेंगे सर? अब देखिए वो तो कहीं ना कहीं बातचीत तो हो रही है उन लोगों से, कहीं ना कहीं बातचीत हो रही है। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब भी कहे थे कि मतलब एक यहाँ से एक किसी और जगह से लड़ा देंगे। हाँ, तो अब क्या वही तो हम कह रहे हैं कि उन लोगों से तो बातचीत हुई होगी कि क्या करना है नहीं करना है, क्या करेंगे नहीं करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि ये नेता ही बेहतर बता पाएंगे। और वो बोल रहे थे अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब कि सस्पेंस को आप खत्म कर देना चाहिए, चूँकि चुनाव अब करीब आ रहा है। कब होगा सर? तो हम तो बोले उनको कि सर ये आप ही कर सकते हैं, तो इस सस्पेंस को खत्म कराया जाए। हम भी बोले बारी साहब से कि सस्पेंस को खत्म, चूँकि आप पार्टी में सेकंड नंबर पर आते हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, सेकंड नंबर पर, तो फैसला तो वही लोग करेंगे ना। हाँ, तो बोले भी कि हम जा करके बात करेंगे नेता से कि इस सस्पेंस को आप दोनों को बैठा करके बात किया जाए। तो वो खुद बोले, तो हम समझते हैं कि जो भी होगा इंशाल्लाह बेहतर होगा। आप लोगों का टिकट का अनाउंस कब हो रहा है फिर? देखिए अभी सीट शेयरिंग का उम्मीद है कि पूजा के बाद, सीट शेयरिंग के बाद ही होगा कि? हाँ, सीट शेयरिंग के बाद होगा कि कौन किस पे लड़ेगा, तो उसके बाद वो हो जाएगा। और ये तय है कि जो सीटिंग है तो इंशाल्लाह सीटिंग के अलावा ही सीट शेयरिंग होगा। अच्छा, तो इसलिए दिक्कत नहीं है इस मामले में, और जो होगा बेहतर होगा, क्योंकि तालमेल हो चुका है, कहीं ना कहीं उन लोग का कुछ फाइनलाइज कर दिए हैं वो लोग, लेकिन वक्त आने पर इंशाल्लाह ये सब घोषणा हो जाएगा। अच्छा सर, बहादुरगंज की अभी सबसे बड़ी समस्या क्या है, क्या देख रहे हैं? बड़ी समस्या अब नहीं रहा, जो बड़ी अभी एक सबसे बड़ा अगर समस्या ये है कि नदी कटाव का। नदी कटाव में पिछले दिनों हम लोगों के 20 से आने से पहले कोई काम नहीं होता था। लोग जब गांव का गांव कट जाता था तो लोग जा करके, मतलब चाहे वो अंचल के तरफ से हो, प्रखंड के तरफ से हो या नेता की तरफ से, गया चूरा और प्लास्टिक दे दिया, गुड़ दे दिया, हो गया। लेकिन हम लोगों के आने के बाद कटने नहीं दिया गया, उसको परमानेंट वर्क किया गया। जो जियो बैग का था, लोगों के दिमाग में एक चीज़ है कि बोल्डर पिचिंग से, चूँकि जो हमारा जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, चूँकि लोग रिसर्च करने के बाद कि कम से कम खर्च में बेहतर कैसे हो पाएगा, तो हम समझते हैं कि ये लोग बेहतर जानता होगा। क्योंकि जियो बैग का भी काम जो होता है, अगर जम जाता है तो उसके बाद वो पत्थर पे भी भारी होता है और खर्च भी इसमें बोल्डर के बनस्बत कम आता है। तो चूँकि बजट भी इसमें शामिल है, तो बजट के हिसाब से हम लोग जो किए काम, तो अल्लाह का करम है कि जहाँ जहाँ काम हुआ वहाँ कटाव रोका गया है। लगभग 26-27 जगह पर हम लोगों ने काम किया, एंटी एरोजन वर्क किया। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि कटाव, लेकिन कहीं कहीं आज भी जहाँ हम लोगों ने रोकने का काम किया उससे आगे कट रहा है। तो ये सबको थोड़ी रोकने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ा मुश्किल से हम लोगों ने आपका लोचा टू महेशबतना रोड को बनवाने का काम किया जी। एक बार कट गया, फिर हम लोगों उसको सैलाब में कट गया, फिर बनवाने का काम किया, फिर कट गया, लेकिन इस बार तीसरी या चौथी बार फिर कट गया है। तो हम लोग इस बार अगर सरकार बनती है, मजबूती से अपने पक्ष को रखेंगे कि उसमें प्रोटेक्शन वाल अगर हो जाता है, तो ये बार बार खर्च से अच्छा है कि प्रोटेक्शन वाल अगर मतलब आरसीसी का अगर दे दिया जाए, तो हमको लगता है कि इससे सड़क भी महफूज होगा और कटाव भी नहीं हो पाएगा। तो हम लोग इंशाल्लाह इस बार मजबूती से बात को रखेंगे कि इस तरह का नदियों में जो कटाव का मसला है, इसको रोकने के लिए प्रोटेक्शन वाल अगर दिया जाता है, तो ये सबसे हम समझते हैं कि ये सबसे बेहतर विकल्प के तौर पर देखा जा सकता है। इसका कॉस्टिंग क्या आएगा, इंजीनियरिंग के साथ बैठ करके ही पता चलेगा कि जियो बैग में अगर हम 5 साल तक उसके पीछे खर्च करते हैं या एक बार में क्या कॉस्टिंग आता है प्रोटेक्शन वाल का। सरकार अगर वहन करने पर अगर तैयार हो जाती है, तो हम लोग बैठ के, अगर सरकार बन जाती है तो इंशाल्लाह ये सब काम हम लोग करवाने का काम करेंगे। और जो मानंदा बेसिन परियोजना के तहत जो अभी 66 किलोमीटर आपका रतवा नदी में जो तटबंध बनना था या बांध बनना था, इस पर काम शुरू कर दिया गया था, लेकिन कुछ लोगों के कारण रोक दिया गया। कुछ लोग नहीं चाह रहे थे कि काम हो। तो इसमें एक्चुअली दिक्कत यह था कि कहीं 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर इसको मतलब बांध को बांधने का काम था, लेकिन लोगों का एक ही मांग था कि इसको पैरेलल किया जाए, कि जैसे 250 फीट 500 फीट के डिस्टेंस पर या मतलब 500 मीटर के डिस्टेंस पर ही बनाया जाए। क्योंकि ये 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर
दूर में अगर बनाया जाता है तो बहुत सारे गांव उसके जद में आ जाएंगे और सैलाब में उन लोगों को और ज़्यादा नुकसान होगा। फिर इसका शिफ्टिंग के लिए गवर्नमेंट के पास कोई प्लान नहीं था। इनका शिफ्टिंग का जैसे जो बांध की ज़मीन है सिर्फ उसका ही मुआवजा लोगों को मिलता। आप जो अंदर जो गांव है वो अगर वहाँ से तोड़ के हटाते हैं तो उसको ज़मीन का भी मुआवजा नहीं देगा। तो ऐसे में तो भी बहुत सारे लोग गरीब लोग हैं, उनके पास ज़मीन भी नहीं है दूसरी जगह। तो ऐसे लोगों के लिए क्या व्यवस्था होगी? हम लोग अगर सरकार में आते हैं, सरकार बनती है, तो इंशाल्लाह इन बातों पर गौर किया जाएगा और बेहतर से बेहतर इसका जो नतीजा निकलेगा वो कारामद होगा। इंशाल्लाह आगे के दिनों में उस पर काम किया जाएगा। अच्छा, यहाँ अब जनसुराज पार्टी भी आई है और बहादुरगंज के बारे में बात किया जाए तो बहादुरगंज में जनसुराज पार्टी भी है, वो भी चुनाव लड़ेंगे। MIM है, RJD है। तो क्या लगता है कि मुस्लिम जो वोट है वो बिखराव नहीं हुआ है? नहीं, ये सब में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जनसुराज इधर इससे क्या सीधा NDA को फायदा नहीं मिलता दिख रहा है? इधर कहीं इफेक्टिव नहीं है जनसुराज। देखिए, यहाँ मुस्लिम बहुल जिला है या मुस्लिम बहुल क्षेत्र जो भी है, तो इसमें जनसुराज कहीं इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि उनका जो शुरू दिन से देखे होंगे कि आपका प्रशांत किशोर जी किसी भी मुस्लिम मसले पर मुखर होकर के नहीं बोले। गोल मोल बात करते हैं वो, मुखर होकर के नहीं बोले या आवाज़ नहीं करते। ऐसे लोग जो RSS से जुड़े हुए लोग थे वो बोल रहे थे कि मेरा पार्टी काफ़ी साफ़ सुथरा होगा, कोई धार्मिक ये वाला पार्टी नहीं होगा। लेकिन जब देखिएगा तो RSS के लोगों को उन्होंने बहुत सारे लोगों को पार्टी में ज्वाइन कराया जो हमेशा मुस्लिमों के खिलाफ जहर उगलते हैं, ऐसे लोगों को ज्वाइन कराने का काम किया। तो लोग इन बातों को समझ रहे हैं। तो इसलिए हमको कहीं किसी एंगल से नहीं लग रहा है कि या फिर कहीं उस तरह का कोई ये भी नहीं है। अभी मसूर साहब जिला अध्यक्ष बने हुए थे, वो घूम रहे थे, हमारे गार्जियन समान हैं वो, हम उनका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आज भी। तो आप देखें कि वो फिर ये किए तो फिर आज देख रहे हैं कि फिर पार्टी छोड़ करके बगैर इसके घूम रहे हैं। आज बोले कि मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, कोई लड़का बताया कि वो बोल रहे हैं कि मैं आज किसी पार्टी में नहीं हूँ। तो पता नहीं, फिर हमको ज़्यादा लड़कों से जानकारी मिली है। अब क्या सच्चाई है नहीं है अब तो वही बता पाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि कैसे इफेक्टिव नहीं है ये सब। अच्छा सर, आप जब इमाम शरीफ की RJD में गए तो कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि 6 करोड़ रुपये बिके हैं, मतलब पैसे भी बता रहे हैं कि 6 करोड़ रुपये मिला है। कितना मिला है आपको? 6 करोड़ मिला है, कम मिला है, ज़्यादा मिला है? हम तो यही कह रहे हैं कि जो आदमी बोलते हैं तो पहले इनको किसी के बारे में प्रोपेगेंडा करता है तो पार्टी का स्टैंड एक होना चाहिए। इनके नेता बोलते हैं कि मामूली रकम 50 लाख में बिक गया। अच्छा, अब इसी साहब का कहीं है, हमको कोई दिखा रहा था उस दिन, ये कहीं बोल रहे थे कि मामूली 50 लाख में बिक गया। ये कह रहे हैं कि पहले कोई झूठा प्रोपेगेंडा करता है तो उसको पहले स्टैंड एक जैसा होना चाहिए। एक बात बोलेगा तो फिर भी दिमाग में जाएगा लोगों का कि नहीं, बार बार बोलेगा तो उसको सच, जैसे भाजपा के लोग करते हैं, एक बात को झूठ को बार बार मतलब भाजपा से IT सेल के लोग बार बार झूठ को फैला करके उसको, मतलब आज जो से रहेंगे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, तो उसी तरह का ये कर रहा है लोगों के बीच में। तो वह आप एक ऐसा आदमी है जो आदमी कांग्रेस में रह करके हमेशा कांग्रेस की मुखालफत किया। आपने देखा होगा कि साबिर अली साहब जो भाजपा से राज्यसभा के लिए चुनाव लड़े थे, तो इसमें इनको दिल्ली में एक शाहीन बाग में फ्लैट दिया, 2 करोड़ रुपया नकदी दिया। इनके साथ जो लिए थे और लोग थे, वो उन से भी मेरी अच्छी ताल्लुकात है, MLA हैं, वो अपनी बात को बताते हैं कि इसमें कौन कौन लोग लिए थे। तो ऐसे लोग शामिल हैं, तो वो भी आज बता रहे हैं। जब राजनीति प्रसाद यादव जी थे, वो भी भाजपा से लड़ रहे थे, उससे 1.5 करोड़ रुपया लेकर के ये उनको वोट देने का काम किया। 1.5 करोड़ रुपया आपका रामकृपाल यादव जी से लेकर के उनको वोट देने का काम किया ये। तो ये हमेशा अभी जो MLC का चुनाव हुआ, 1.5 करोड़ रुपया लेकर के ये खड़े हो गए। सिर्फ पैसा बचाने के चक्कर में वो ये भी नहीं देख रहे हैं कि हम किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। एक सेकुलर पार्टी से हैं, जो पार्टी उनको उतना सम्मान दिया, 3 बार विधायक बनाया जिस पार्टी ने, उसके बारे में इस तरह की बात करते हैं। तो ये सोचना चाहिए उनको, ये इस तरह का बात करते हैं तो फिर वो, अगर मैं चाहूँ तो मानहानि का केस कर सकता हूँ उन पर, क्योंकि वो इस तरह का बात कर रहे हैं। तो वो अपने बाप ससुर के बारे में भी बोले कि मेरा बाप भी लिया था भाई 6 करोड़ रुपया, तुम सिर्फ अकेले का बदनाम कर रहे हो। और इस ढंग से बोल रहा है, जबकि अगर वो पैसा लेते, अगर शाहनवाज साहब या पैसा दिलाते तो उनको लोकसभा का टिकट देता, उनको मंत्री बनाता है। वो उस तरह का बात कर रहा है। जो पार्टी आज 20 साल से विपक्ष में है, आप हमेशा उसके यहाँ CBI, ED, NIA
और आपका CBI का छापा पड़ता हो हर वक्त, इनकम टैक्स का छापा पड़ता हो हर दूसरे तीसरे दिन, आप देखते ही होंगे न्यूज़ में छापा पड़ता है। तो अब ऐसे आदमी के लिए आप बोलिएगा कि वो रुपया देगा, उतना 6-6 करोड़ रुपया देगा, ये संभव है? ये अनर्गल बात बोल करके इस तो मानहानि का केस करेंगे, इस पर इलेक्शन हो जाए तब हम इस पर केस करेंगे। और ये आदमी का अपना संपत्ति 2005 में जब ये डालते हैं, सिर्फ मात्र 14,500 रुपया इसका कैश है 2005 के हलफनामा में। आप देखिएगा तो गूगल का ज़माना है, आप कोई भी सर्च कीजिएगा, AI कोई भी पूछेगा तो वो भी निकाल के चिट्ठा आपके सामने में रख दिएगा। आज तो कोई भी बच्चा भी निकाल करके देख लेगा। 14,500 नकदी उनका वो बता रहे हैं, और 3 एकड़ या 3.5 एकड़ ज़मीन गड़गांव में दिखा रहे हैं। अब उसी आदमी का 2020 का हलफनामा देखिए, 50-60 करोड़ की संपत्ति कहाँ से आ गया? सिक्किम में होटल, आपका सिलीगुड़ी में एक फ्लैट, 2 प्लॉट, किशनगंज में एक घर, वो भी बेनामी घर है। किशनगंज में घर उनके नाम से नहीं है, वो नाम आज भी हम लोग जब पता किए तो किशनगंज का घर का वो जिक्र नहीं किए हैं आप इसमें, आपका हलफनामे में। प्लॉट का जिक्र है, 2 प्लॉट का जिक्र है उनका, किशनगंज का घर का जिक्र नहीं है। पेट्रोल पंप का जिक्र दूसरे के नाम से, पेट्रोल पंप वो भी बेनामी है। अच्छा। पेट्रोल पंप भी बेनामी है। सब पर तो होगा, वक्त आएगा तो आप देख लीजिएगा। पेट्रोल पंप भी बेनामी है इनका। ये ज़मीन पवाखाली में ज़मीन दिखा रहे हैं ये अपने हलफनामा में, बहादुरगंज में प्लॉट दिखा रहे हैं, पटना में फ्लैट दिखा रहे हैं, कि दिल्ली के शाहीन बाग में फ्लैट है इनको, कलकत्ता में फ्लैट है। कहाँ से आ गया ये 50-60 करोड़ की संपत्ति? कहाँ से आ गया इनके पास? ये जब खुद बोल रहे हैं कि एक हमारे पास विधायकी के अलावा दूसरा कोई आय का स्रोत भी नहीं है, देखने में भी लग रहा है कि कहीं से स्रोत नहीं है उनको। पेट्रोल पंप है तो वो बेनामी है, वो दूसरे के नाम से है। तो इस तरह का जो कर रहे हैं, तो ये आदमी को खुद अपनी संपत्ति के बारे में बताना चाहिए कि कहाँ से इनके पास संपत्ति आया। आज अगर आप देखेंगे, आज एंट्री माफिया का काम इनके परिवार के सारे लोग मिलकर कर रहे हैं। आज हमारे जो ट्रक के ड्राइवर भाई लोग हैं, आज परेशान हैं, त्रस्त हैं लोग। आज प्रशासन से मिल करके या कुछ पदाधिकारी, विभाग के पदाधिकारियों से मिल करके ये लोग आज एक ट्रक को 50,000 60,000 का चूना लगाते हैं। क्योंकि बिहार सरकार ने ऐसा मतलब प्रावधान कर दिया है फाइन का कि 10 गुना 20 गुना 25 गुना फाइन, तो 8 लाख 10 लाख उसका ट्रक का दाम नहीं होगा उतना। मजबूरी में 50-60 रुपया, जरा सा ओवरलोड अगर 1 टन माल बेसी लेके आ जाता है, जबरदस्ती रोक लेता है कि पैसा दो 50,000, नहीं तो माइनिंग को फ़ोन करते हैं, नहीं तो DTO को फ़ोन करते हैं। इस तरह से लोगों को परेशान किया जा रहा है। कई बार DM साहब से हम लोगों ने शिकायत भी किया था, DM साहब छापामारी भी किए, सब छोड़ करके भागने का काम करते हैं। तो ये लोग तो रात दिन ऐसे ही गलत धंधा, मवेशी का तस्करी आज जोरों पर है। आज एक बीच में आपने देखा होगा कि वहाँ एक ट्रक 110 मवेशी को खाली कर दिया है, लोग लूट लिया, सरेआम लूट लिया ट्रक को। फिर SP साहब के बड़े कड़े मेहनत के बाद वो वहीं किसी समिति के दरवाजे पे मिला, FIR भी हुआ 6 आदमी का, कुछ सफ़ेद पोस्ट लोगों को छोड़ दिया गया। क्योंकि अब विभाग है, मतलब पैसा से क्या नहीं होता है, वही करके उन लोगों को छोड़ दिया गया। तो सारा कुकर्म तो उनके यहाँ है। ये जब विधायक थे, इनके विधायक के कार्यकाल में 4 FIR हुआ, डालडा चोरी का केस इन पर हुआ, ट्रक लूट लिए डालडा का। विधायक बनने के बाद 2009 की बात है, उस समय में हुआ 4 FIR हुआ इन पर विधायक बनने के बाद। जो बोलते हैं, कभी हम सुनने में आता है, कहीं कोई बताता है कि ऐसा बोल रहा है कि बोले इनका चौकीदार नहीं डरता है इनसे। हमको डराने की ज़रूरत नहीं है, मुझे काम कराने की ज़रूरत है। डरने की, अगर मेरे से डर नहीं होता, आज पासपोर्ट में 3 से, उनके टाइम में 3 से 5,000 लिया जाता था। आज मेरे समय में 1 पैसा नहीं लिया जाता है। उनके समय में ट्रांसफार्मर लगाने के लिए 25 से 30,000 चंदा करके लोग देते थे, मेरे टाइम में 1 पैसा नहीं लगता है। आज 20 से 22 घंटा लाइट रहती है, पहले लोग 10-10 रुपया दे करके जनरेटर चला करके लाइट चलाते थे। तो इस तरह का अब एक बात बोल रहे हैं, वो पोस्टमार्टम की बात बोल रहे हैं। हर दूसरे तीसरे दिन हमारे यहाँ पॉइजनिंग का, चाहे वो सुसाइड का या हैंगिंग का मामला होते रहता है। हम लोग पता करते हैं कि नहीं भाई सही माने वो सुसाइड है, ठीक है, उसको दफना दिया जाता है। जहाँ मर्डर है, तो मर्डर के लिए जो आदमी, एक लाश जो उखाड़ा गया ज़मीन से, कबर से उखाड़ने का मगर मुख्यमंत्री तक पहुँच गया, जनता दरबार में पहुँच गया। ऐसी स्थिति में उस लाश को तो उखाड़ना तय था। जब तक उखाड़ करके पोस्टमार्टम नहीं करेगा, जाँच नहीं करेगा, तो कैसे पता चलेगा कि वो हैंगिंग था या मर्डर था। तो ऐसा उनके टाइम में 2009 में मेरी एक बहन का आपका डोहर में, उसका भी उस समय में 2009 में एक लाश को हम लोग गए थे डोहर। वही लोगों ने बताया कि हम लोग के डोहर में 2009 में, उस समय में वही विधायक थे, तो उनके समय में भी एक लाश को निकाला गया डोहर से। तो अपना उनको ठिकाना नहीं, हम लोग RTI लगाए थे, अभी हम लोग का विधिवत पेपर आया नहीं है। 584 पोस्टमार्टम उनके रीजन में हुआ था 15 साल के रीजन में, और मेरे रीजन में अब तक समझिए 25-30 पोस्टमार्टम हुआ है जो एक्सीडेंटल केस का हुआ है। भाई तो जाहिर सी बात है कि जहाँ मर्डर होगा, अभी एक
उन्हीं के ये बनगुआ है, उनके बगल में है, हम लोगों के बगल में भी है। तो बनगुआ पंचायत में एक अपना हस्बैंड उसका अपने वाइफ को मार करके टांग दिया। हाँ। तो हम लोगों को पूछा, तो हम लोग जब पता किए तो बोले नहीं कोई मसला नहीं है। जब उनके लड़की वाले के माँ बाप आकर के मिले, बोले कि नहीं, तो पुलिस को हम लोगों ने भेजने का काम किया, जाके देखो भाई बच्चे ने बयान दिया कि मेरे सामने में मेरा उसका बच्चा जो था, कवर किया था। हाँ आप लोग गए होंगे, देखे होंगे। तो ऐसा 2-3 मसला आया, शोहर उसको मारते। तो ऐसे लोगों के साथ इंसाफ के लिए पोस्टमार्टम नहीं होगा तो उस पर FIR कैसे होगा? तो जाहिर सी बात है ऐसे मामले का तो पोस्टमार्टम होना निश्चित है, अगर नहीं होगा तो FIR कैसे होगा उस पर? तो हम कातिल का साथ थोड़े देंगे भाई, हम कातिल को बढ़ावा थोड़े देंगे। तो ऐसा काम करने का काम करेंगे। जबकि अगर ये जो पोस्टमार्टम हुआ उस लाश को छोड़ करके, जो एक गुआबड़ी पंचायत का एक शफकतुल्ला भाई था जो मेंबर थे, उनका मर्डर कर करके सुपौल में फेंक दिया गया था, उसका पोस्टमार्टम वही हुआ था, सुपौल में भी हुआ था। उसको छोड़ करके बता रहे हैं ये 584 आपका। तो इस तरह का घिनौना काम करते हैं वो लोग। तो अपना अब इसको देखते नहीं है कि मेरा क्या है, मेरे बारे में शिकायत, मेरा शिकायत क्या मिलेगा? हम लोग तो खुली किताब हैं, खुली किताब है। मेरा जो है, हम 2020 में जो हलफनामा डाले हैं 25 में डालेंगे, देख लीजिए उससे ज़्यादा है या कम है। जो हमारा, हम लोग तो इनकम टैक्स पे करते हैं, तो हमारे पास तो सारा सर आपसे रिकॉर्ड है। जी सवाल करना चाहेंगे, आपके ही विधानसभा से शर्जील इमाम के चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही है। ये बात तो सुने थे, लेकिन कहाँ, कहीं तो कोई हम लोग देख नहीं रहे हैं। अब क्या है, तो हम तो शर्जील इमाम का भाई आकर के जगह जगह चुनावी कैंपेन, शर्जील इमाम साहब से हम लोग को भी पूरी हमदर्दी है, पूरी हम लोग उनके साथ हमदर्दी है। लेकिन चुनाव लड़ते हैं तो इसके बारे में नहीं, ठीक है, लेकिन उनको चाहिए था कि चूंकि NDA ने उनके साथ गलत किया, भाजपा ने गलत किया, भाजपा के लोगों ने गलत किया, तो ऐसे लोगों के लिए चाहिए ये था कि वो NDA के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ कई चुनाव लड़ते मजबूती से। हम लोग भी उनके सपोर्ट में रहते थे। लेकिन इस इलाके में जहाँ इंडिया गठबंधन मजबूत है, वहाँ उनको नहीं चाहिए कि ऐसे जगह पर आकर के उसके माहौल को बिगाड़ने का काम करे। हम उनको वही मशवरा देंगे। बाकी फिर चूँकि डेमोक्रेसी है, कोई भी कहीं से भी लड़ सकता है, लड़े, उसके लिए मना नहीं है। लेकिन हम यही कहेंगे कि उनको चाहिए कि अपना जहां NDA मजबूत है या भाजपा मजबूत है, उनके खिलाफ चुनाव लड़े। हम लोग भी उनको मजबूती से समर्थन करेंगे। तो ये होना चाहिए। लेकिन डेमोक्रेसी में है, कोई कहीं से भी लड़ सकता है, भी लड़े, उसके लिए तो कोई किसी को रोक नहीं सकता है। हम सुने थे बीच में, लेकिन फिर में गतिविधि बीच में शायद रुक गया था। फिर अब पता नहीं अभी का क्या स्थिति है, जानकारी नहीं है हमको अभी। बहुत शुक्रिया सर। सर लोग कहते हैं कि AIMIM अमीरों का पार्टी है, ठीक है, तो सर क्या आपने भी पैसे दिए थे 2020 में? देखिए, उन बातों को हम दोहराना नहीं चाहते हैं। हम किसी का, लोग जिस तरह से हम लोग के बारे में बात करते हैं, हम लोग उस टाइप के हैं नहीं, हम लोग बात भी नहीं करना चाहते हैं। हम आज भी असदुद्दीन अवैसी साहब अच्छे नेता हैं, अच्छी बात करते हैं, बातों में बड़ा वजन होता है उनका, हम इस बात से इनकार नहीं करते। लेकिन ये सब बात नहीं बोलना चाहते कि हम उस टाइम टिकट के हकदार मासूम अजाबी थे और प्रोफेसर मुसव्विर साहब भी थे और आप भी थे, तो फिर आपको ही टिकट मिला, उन लोगों को क्यों नहीं? देखिए, ये सब तो आप छोड़िए, ये सब बातें बहुत ये हो गई। आप कैसे मिला नहीं मिला, ये सब बात हम दोहराना नहीं चाहते हैं। ये सारे लोग जान रहे हैं, पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है जी सर, सारी बात समझ रही है। सर क्या इस बार AIMIM ने मासूम रजा के साथ गलत किया, उनको टिकट ना देकर तौसीफ साहब को ये उनके पार्टी का जाति मामला है। इस मामले में भी हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि उनके पार्टी को तय करना है कि किनको टिकट देंगे, किनको नहीं देंगे। तो उनका पार्टी का जाति मामला है। कल मिले थे, हमसे बात हुई थी मासूम रजा भाई साहब से, वो बताया कि अख्तर साहब उनके बारे में उल्टा पुल्टी बोले। तो हमको भी दुख हुआ कि इनको नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि पार्टी के लिए शुरू दिनों से वो खिदमत कर रहे हैं। और जब से हम समझते हैं कि अगर फाउंडर मेंबर कहा जाए इस क्षेत्र का या बिहार का, फाउंडर मेंबर में से थे वो लोग, बहुत मेहनत किए थे, जद्दोजहद किए हैं पार्टी के लिए। उनके बारे में इस तरह कम से कम अख्तरुल ईमान साहब को नहीं बोलना चाहिए, और उनके लिए भी काफ़ी, और उनके लिए हम समझते हैं कि पूरा जान लड़ा देने वाला आदमी है। तो ये सब चीज़ कम अख्तरुल ईमान साहब को सोच समझ करके भी बोलना चाहिए, ऐसी बातें नहीं बोलना चाहिए था। सर प्रशांत किशोर का क्या रोल मानते हैं इस बार बिहार का सरकार बनाने में? क्योंकि उनका कहना है कि अगर 130-135 सीट उनका आ जाते हैं तो अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हार मानेंगे वो। वो तो हम कहीं उनका सुने कि हम तो या तो 10 के अंदर रहेंगे या फिर 100 पार करेंगे, कहीं उनका हम सुने थे कहीं जी। तो अब भाई वो लोग तो बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी हैं, बहुत ऊंची की सोचते हैं। और उन्हीं का सोच था कि घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर तक पहुंचा दिए मोदी जी को। उन्हीं का जो स्ट्रेटजी था, मतलब इलेक्शन स्ट्रेटजी था, तो उनके वजह से मोदी जी प्रधानमंत्री बन पाए।
तो हम तो अब बहुत इंटेलेक्चुअल लोग हैं, तो ये तो वक्त और हालात बताएगा। और हमको हालात कहीं से नहीं लग रहा है कि इस बार शायद वो इफेक्टिव होंगे 2030 के में हो सकते हैं, लेकिन अभी हमको कहीं से कहना है कि इस बार चुनाव में 130-35 सीट उनके लिए बहुत बड़ा हार होगा जिंदगी के। नहीं, हमको तो कहीं से नहीं लग रहा है कि कहीं से उनको कोई सीट मिलने जा रहा है। हमको तो कहीं किसी एंगल से भी नहीं लग रहा है। अब फिर पता नहीं उनका क्या अपना ये है, क्या सर्वे रिपोर्ट है, वो तो बेहतर ये वो खुद उस काम से जुड़े हुए रहे हैं, वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। हम जो अपना कैश जो बिहार और जगह के लोगों से जो बातचीत होती है या और जगह के लोगों से जो हम सुन रहे हैं, तो उस हिसाब से कहीं से हमको इफेक्टिव नहीं लग रहा है कि प्रशांत किशोर जी का पार्टी जनसुराज कहीं भी सीट आ रहा है। उन्होंने जो डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल पे आरोप लगाए हैं, इनका कहाँ तक क्या सच्चाई है? तो हम लोग जान रहे थे ये सारी बातें, तो देख रहे हैं कि सही बात है कि सही है, तो हम उनको साधुवाद देते हैं इस बात के लिए कि बड़े अच्छे मसले को उठाए हैं। तो इसको आगे तक ले जाएं, एक इंसाफ दिलाएं भाई, न्याय दिलाएं उस परिवार को जिस परिवार के साथ इस तरह का अन्याय हुआ। तो हम लोग भी उनके साथ साना बासाना खड़े रहेंगे इस मामले में। अगर इस तरह का न्याय दिला देते हैं उस परिवार को, तो हम लोग भी उनके साथ खड़े रहेंगे। ये तो बहुत गलत हुआ। सर, क्या आपको नहीं लगता है कि आपने बहादुरगंज की जनता का भरोसा तोड़ा है, जिन्होंने AIMIM के नाम पर आपको विधानसभा भेजा था? नहीं, हमने भरोसा नहीं, पब्लिक के सामने में उनके भरोसे पर खड़े उतरने का काम किया। अगर हम MIM में रह जाते तो उनके भरोसे को तोड़ देते। इसलिए तोड़ देते कि ये जितनी सारी काम हुआ है, ये सारा काम मैं नहीं कर पाता और ना ही उतना काम होता। आज अगर हम हैं तो उनके भरोसे पर खड़े उतरे हैं। अगर पार्टी नहीं बदलते तो ये सारा संभव नहीं था। सर, लोग कहते हैं बीजेपी का B टीम AIMIM है। तो 2005 में पूर्व मंत्री रामविलास पासवान जी ने लालू जी को बोला था कि इस बार मुख्यमंत्री मुसलमान होना चाहिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। अगर उस टाइम मुसलमान हो जाते तो आज शायद NDA का सरकार नहीं होता। देखिए, ये इंडिया का ही देन था, इंडिया गठबंधन या कांग्रेस का ही देन था। अब्दुल गफूर साहब यहाँ के मुख्यमंत्री बने थे जी, है ना। तो ये हालात और सिचुएशन पर किसी के बयान दे देने से, कुछ कह देने से, ये तो मतलब वही बात हो गई। अगर देखेंगे बिहार में लालू जी हमेशा अल्पसंख्यकों के साथ खड़े रहे हैं, हमेशा, चाहे वो कथनी में हो, करनी में हो। आप अगर देखेंगे, आज अगर किसी ने जुबान देने का काम किया है यहाँ के दलितों को, यहाँ के EBC के लोगों को, SC ST के लोगों को, अल्पसंख्यकों को, तो ये लालू जी का देन है कि आज मुखर होकर के लोग अपनी बात को रख रहे हैं, मुखर होकर के बोल रहे हैं। ये लालू जी का देन है। दूसरा देन सीमांचल गांधी, हमारे तस्लीमुद्दीन साहब का देन है कि आज लोग मुखर होकर के बोल पाते हैं, अपनी बात को रख पाते हैं। अगर उस समय में क्या, तो ये तो परिस्थिति के, हमेशा आपने देखा होगा कि उस मौसम वैज्ञानिक माना जाता था, वैज्ञानिक रामविलास पासवान को, हालात को पहले ही गंभीरता से समझ जाते थे और हमेशा वो जिधर सरकार बनने वाली होती थी उधर पलटी मार करके हमेशा से वो कंटिन्यू मंत्री रहे। वो अच्छे नेता थे, बड़े नेता थे, हम उनका आदर करते हैं, आज भी सम्मान करते हैं। तो वो अलग चीज़ है, वो क्या बोलते हैं, बोलने के लिए, बयान देने के लिए अलग चीज़ें हैं। हम लोग तो दिल की बात होती है, दिल से करते हैं। हम लोग कभी कोई चीज़ जुबान का या कोई दिमाग के इस्तेमाल करके नहीं बोलते हैं हम लोग। लेकिन वो लोग चूँकि बड़े पॉलिटिशियन थे, बहुत दिमाग का खेल खेलते थे, क्या बोलना, क्या संभव हो पाता है, तो मुसलमानों में अपनी लोकप्रियता के लिए बोल गए। आज वही पार्टी में, आज देख लीजिए आप, चिराग पासवान जी हैं, क्या कर रहे हैं मुसलमानों के लिए। ठीक है, उनके फादर बोलते थे, आज एक मुसलमान कैंडिडेट तक नहीं देते हैं लोग। आज ऐसे पार्टी के साथ है, मजबूती से खड़े हैं। आप वक्त ये बिल के सामने में आया जो उसमें कानून बनाने में पूरा रोल अदा किए, क्यों नहीं मदद किए जब उतना हितैषी थे मुसलमानों का। उन्हीं का बेटा है ना चिराग पासवान। अब चिराग पासवान, आज पासवान लोग खुद बोल रहे हैं कि ये मतलब आइकॉनिक पार्टी है। ये चिराग पासवान हम लोगों का नेता नहीं है, ये अमीर पासवान का पार्टी है। हम लोग गरीब लोगों का नेता तो लालू जी ही थे। आज पासवान, गरीब पासवान जो हैं, जो गरीब लोग हैं पासवान कम्युनिटी में, तो वो लोग खुद कहते हैं कि हम लोग का नेता लालू जी ही थे। आज जो चिराग पासवान है, ये अमीर पासवान का नेता है, अमीरों का नेता बन गए हैं ये। तो देखिए, बोलने के लिए बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल जाते हैं, ये अलग चीज़ है। नीतीश कुमार जी ने मेडिकल कॉलेज का घोषणा किया है कि किशनगंज में एक मेडिकल कॉलेज होगा, तो सर क्या ये बहादुरगंज में बनने वाला है? नहीं, बहादुरगंज में हम लोग देख रहे हैं ज़मीन की उपलब्धता होगी। हम लोगों ने DM साहब को चिट्ठी भी लिखा है कि बहादुरगंज में ज़मीन देखा जाए, अगर ज़मीन अगर उपलब्ध हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा आपका किशनगंज प्रखंड में हो गया, महाविद्यालय खुल गया, आपका कोजाधामन में आपका ये हो गया, क्या कहते हैं, अल्पसंख्यक महाविद्यालय, ये विद्यालय खुल गया। तो उस तरह हम लोग चाह रहे हैं कि डिग्री कॉलेज, ये मेडिकल कॉलेज बहादुरगंज में खुले। तो इंशाल्लाह अभी तो उसमें चूँकि सरकार नोटिफिकेशन जारी कर दिया, होना तय है, तो इंशाल्लाह सरकार बनेगी तो पूरी ताकत
के साथ हम लोग चाहेंगे कि बहादुरगंज में बने, ये पूरी कोशिश रहेगी इसका। सर अंत में आप बहादुरगंज वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं ये चुनाव को लेकर के? आज सामने चुनाव है, हम अभी सामने दुर्गा पूजा भी है, कल 10वीं है, आज 9वीं है जी। तो हम लोगों को दुर्गा पूजा की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, सबों को बधाई देते हैं कि ये असत्य पर सत्य की विजय का त्यौहार है, इसको बेहतरीन ढंग से मनाइए। और हम अपने लोगों को यही कहेंगे कि आने वाले दिनों में जिसने काम किया, मेरे काम के बिना पर मुझे वोट कीजिए। हमने जो मसले को विधानसभा में रखा उसके बिना पर हमारे इलाके में हर क्षेत्र में काम हुआ। इस काम के बिना पर मैंने लोगों से हर मामले में सुख दुख में लोगों के घर पहुँचा, चाहे वो मैयत में हो, भोज में हो, मिलाद में हो, लोगों से बीमारी में हो, हर तरह का जहाँ जहाँ मसला आया मैं क्षेत्र में रहा तो लोगों के घर पहुँचा। सिवाय उस दिन के जब मेरा विधानसभा चलता था या मेरा कमेटी का मीटिंग था, उसके अलावा सारे दिन मैं लोगों के बीच रहने का काम किया। इसके बिना पर मैंने लोगों का सुख दुख को सुना, लोगों के हर सुख दुख में काम आया। मैं इसके बिना पर लोगों से यही अपील करूंगा कि आप लोग मजबूती से इंडिया गठबंधन के साथ खड़े रहिए और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री बनेंगे तो और दूनी तिगुनी स्पीड से काम होगी। जो बाकी मंदा काम है इसको करके इंशाल्लाह सारा कुछ हम लोग यहाँ रोजगार मुहैया कराने के लिए सोचेंगे, यहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलने का सोचेंगे, ये सारा काम होगा। और मैं लोगों से यही उम्मीद करता हूँ कि लोग मुझे समर्थन देंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका बात करने के लिए। हमारे साथ मतलब कि अंजार नईमी साहब थे जो कि बहादुरगंज के विधायक हैं और इस बार भी शायद मतलब कि इनको प्रत्याशी घोषित करेंगे बहादुरगंज से। और हम दोनों के बीच में जो भी बातें हुई है, आपका इसके बारे में क्या कहना है? हम लोगों ने शायद पूरी कोशिश की कि जितने भी सवाल थे सभी सवाल किया जाए और उनका आंसर भी सही तरीके से सर ने अपनी बातों को रखा। चाहे पर्सनल जीवन हो, राजनीतिक जीवन हो, पूरी शुरू से एंड तक अभी तक सभी सवालों को हमने कवर करने की कोशिश की है। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप ये भी बताइए कि आपको पॉडकास्ट कैसा लग रहा है और इसमें क्या बेहतर बनाने के लिए और क्या करना चाहिए, ये भी आप अपना राय नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना राय रख सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।